नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट नाम का जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट नाम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और पूरा की पूरा समझ समझ के पढ़ेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रीडिंग तो हम लोग भी लगा लेंगे, लेकिन रीडिंग लगाने की जगह हम यहाँ पर रीडिंग ही नहीं लगाएंगे, बल्कि प्रत्येक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके डीप डीप में जाएंगे और उससे पुराने जो पेपर्स हैं आपके जेई मेन और नीट में किस प्रकार के प्रश्न पहले आते रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और इस साल किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, या आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आप एकदम सही जगह पर आए। इस वीडियो के एंड तक हम पूरे के पूरे चैप्टर को समझ समझ के बिल्कुल लाइन बाय लाइन एकदम याद कर लेंगे और ये हमारे दिमाग में एकदम छप जाएगा, चला जाएगा। ऐसी मेरी आप उम्मीद है आप सभी लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले इसकी भूमिका दी गई है। देखिए आप लोगों को बोला गया है कि हम अधिकतर ठोसों के संपर्क में आते हैं और हम उन्हें प्राय द्रवों और गैसों से अधिक उपयोग में लेते हैं। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। जो आपके सॉलिड होते हैं उनको हम द्रव और गैसों से अधिक उपयोग में लेते हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हमें व्यापक रूप से भिन्न गुणों वाले ठोसों की आवश्यकता होती है। ये गुण अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य परिचालित बंधन बलों पर निर्भर करते हैं। अतः ठोसों की संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण है। संरचना एवं गुणों के मध्य से संबंध वांछनीय गुणों वाले नए ठोस पदार्थों जैसे कि उच्च तापीय अतिचालक चुंबकीय पदार्थ पैकेज के लिए जैव निम्नीकरणीय बहुलक संलयक रोपण में प्रयुक्त जैव सुनम्य बायो कंप्लेंट ठोस आदि की खोज में सहायक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि देखिए हमने पूर्व के अध्ययन से जानते हैं कि द्रवों और गैसों को उनकी प्रवाह क्षमता के कारण तरल कहा जाता है। ये बात सही है। जो ठोस होते हैं वो प्रवाह नहीं करते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में तरलता अणुओं के स्वतंत्र गति के कारण होती है। इसके विपरीत ठोसों के अवयवी कणों की स्थितियां क्या होती हैं, नियत होती हैं, और वे केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। यानी कि वो अपनी जो स्थिति होती है कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कोई ठोस है तो ये इसकी माध्य स्थिति है, तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, मतलब ऐसे दोलन करेगा, ये इससे उधर उधर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो ठोसों की स्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, जिस वजह से इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इससे ठोसों में कठोरता स्पष्ट होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। इनका जो पैटर्न होता है वो भी क्या होता है, आपके एक नियमित होता है। वो आगे देखेंगे कि इस एकक में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम कणों की विभिन्न संभव समव्यवस्थाओं से प्राप्त अनेक प्रकार की संरचनाओं का विवेचन करेंगे। ठोसों के अवयवी कणों की अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति और विभिन्न गुणों के मध्य से संबंधों की खोज भी करेंगे। संरचनात्मक अपूर्णताओं अथवा द्रव्यों की अल्प मात्रिक उपस्थिति से ये गुण किस प्रकार से रूपांतरित होते हैं उसकी व्याख्या करेंगे। यानी कि ठोसों में क्या हो जाती है, आपकी अशुद्धि आ जाती है, जो दोष आ जाते हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। तो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण आप देख सकते हैं, ये रहे कि ये निश्चित द्रव्यमान एवं आयतन एवं आकार के होते हैं। इनके अंतराण्विक दूरियां क्या होती हैं, लघु होती हैं। अंतर परमाणविक बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। उनके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। और ये कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वे क्या होते हैं, असंपीड्य और कठोर होते हैं, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता, इनका संपीड़न नहीं किया जा सकता, और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आपके ठोस, द्रव और गैस तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पदार्थों में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं, कठोर होते हैं, और द्रव ऐसे नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार के अंदर क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपको बोला गया है कि ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे बोला है कि क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बनता है, जिसमें उनमें प्रत्येक का निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। क्रिस्टल में अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों का क्रम क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है। इसमें दीर्घ परासरी व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है, जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। दीर्घ परासरी का मतलब ये होता है कि पूरा की पूरा जो आपका पैटर्न है वो पूरे के पूरे पदार्थ में फॉलो होता है। आपको बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप ग्रीक में बोलते हैं अमोर्फोस। अमोर्फोस का मतलब होता है आकृति नहीं होना। असम आकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों की व्यवस्था केवल लघु परासरी व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावर्त पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है। यानी कि इनके जो कण होते हैं उनका कण क्या होता है, कुछ दूरियों तक देखा जाता है। आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस है, तो पूरा की पूरा जो ठोस है देखिए इस प्रकार की आकृति से बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें कोई एक फिक्स आकृति नहीं है। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज होता है आपके, और क्वार्ट्ज कांच की क्या होती है, द्विविमीय संरचना।
आगे बोला गया है कि ऐसे भाग बिखरे होते हैं और उनके बीच व्यवस्था के क्रम में नियमित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय और क्वार्ट्ज कांच क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। तो आप देखिए क्वार्ट्ज तो क्या है, ये क्रिस्टलीय है ये, और क्वार्ट्ज कांच क्या होता है, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय है। इसको आपको चित्र में दिखाया गया है। यद्यपि दोनों संरचनाएं लगभग समरूप हैं, फिर भी अक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज कांच में दीर्घ पराशरी व्यवस्था नहीं है। और हमने पढ़ा है ऊपर दीर्घ पराशरी व्यवस्था क्या होती है कि जो आपका पैटर्न है उसका क्या करना है, एक पूरे के पूरे ठोस में फॉलो करना। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के सदृश होती है। कांच, रबर और प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। अवयवी कणों की व्यवस्था में अंतर के कारण दोनों प्रकार के ठोसों के गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आगे कुछ और गुण बताए गए हैं आपको कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरी ओर क्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परास पर क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और गलाकर सांचे में डाले जा सकते हैं और इनसे विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। गर्म करने पर किसी एक तापमान पर भी क्रिस्टलीय बन जाते हैं। देखिए क्या बोला गया कि गर्म करने पर क्रिस्टलीय ठोस किसी एक तापमान पर क्रिस्टलीय बन जाते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रिस्टलीकरण के कारण प्राचीन सभ्यता की कांच की कुछ वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन आ जाता है। द्रवों के सदृश क्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, तथापि ये बहुत मंद होता है तथा कभी कभी इन्हें आवासीय ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। दोस्तों एक बार नीट में प्रश्न आया था कि अतिशीतित द्रव किसे कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस या प्रेक्रिस्टलीय ठोस। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे निरपराध रूप से क्या होता है, आपके शीर्ष की अपेक्षा आधे स्थल में किंचित मोटे पाए जाते हैं। कुछ ऐसा होता है जो आपके शीशे होते हैं ना, कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऊपर से रहेंगे पतले और नीचे से कुछ ऐसे मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो शीशा है क्या है, वो एक द्रव है। द्रव होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो द्रव है बह के क्या हो गया, नीचे आ गया। नीचे आकर के नीचे वाला भाग क्या हो गया, मोटा हो गया, और जो ऊपर वाला भाग था वो आपका क्या रह गया, पतला रह गया। ये इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर स्थल भाग को किंचित मोटा कर देता है। कहा जाता है कि जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर से, मतलब जो आपके हाई वाली जगह से लो वाली जगह की ओर बहते हैं। इसी प्रकार से जो आपके कांच होता है वो भी बह गया है, क्योंकि वो क्या है, द्रव है। होने को तो ये ठोस है, लेकिन क्या है, ये आवासीय ठोस है, अतिशीतित द्रव है, यानी कि बहुत ही ठंडा किया हुआ द्रव। उसको क्या बोलते हैं आप, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसलिए कांच भी क्या हो जाता है, बह जाता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनके कुछ भौतिक गुण जैसे कि विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक की क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। ये गुण इंपॉर्टेंट है। विषमदैशिक यानी कि पूरी की पूरा ठोस है वो क्या होता है, समान नहीं होता। और ये गुण किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में। यह अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होता है। चित्र 1.2 से स्पष्ट होता है, चूंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था अलग अलग है तो एक ही भौतिक गुण का मान प्रत्येक दिशा में भिन्न पाया जाता है। तो आप देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस है कोई, अगर इसको आप ऐसे जाएंगे, देखिए इस लाइन के थ्रू जाएंगे आप C2D, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपको क्या मिलता है, एक बड़ी वाली बॉल, एक छोटी वाली, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। लेकिन जब आप A to B जाएंगे तो आप देखेंगे आपको केवल ये छोटी छोटी बॉलें मिल रही हैं, एकदम ब्लू कलर की और एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में। तो आप क्या करते हैं, जो सारे गुण हैं आप ऐसे जाएं ऐसे जाएं ऐसे जाएं, समान आएंगे तो वो होगा समदैशिक, लेकिन जब समान नहीं आते तो वो हो जाते हैं विषमदैशिक। तो इसलिए ये ठोस है आपके विषमदैशिक। दूसरी ओर क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती है। इसका कारण यह है कि उनमें दीर्घ पराशरी व्यवस्था नहीं होती और सभी दिशाओं में नियमित विन्यास होता है, अतः किसी भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होगा। ये भिन्नताएं संक्षेप में सारणी 1.1 में दी गई हैं। तो ये आपकी सारणी 1.1 है, इसके अंदर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद दिए गए हैं। आप इनको याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं यहाँ से, तो आप पढ़ लेंगे इनको एक बार। आगे बोला गया कि क्रिस्टलीय ठोस उपयोगी पदार्थ हैं। कांच, रबड़ और प्लास्टिक के हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। आप जानते हैं कितने अनुप्रयोग हैं। क्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्ट यानी कि फोटोवोल्टिक पदार्थ है। जो आपके सौर पैनल बने होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, जो क्या करते हैं आपके सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं, लाइट में बदलते हैं, विद्युत में बदलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गुण और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए विदलन का गुण बोला गया है कि विदलन तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जाने सतहें क्या होती हैं, सपाट और चिकनी होती हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय में जाएंगे तो तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। गलन की ऊष्मा दैशिकता हमने पढ़ ली। क्रिस्टलीय होंगे विषमदैशिक और ये होंगे समदैशिक। गलन की ऊष्मा क्या होती है, निश्चित और अभिलाक्षणिक होगी। इनकी गलन की ऊष्मा है निश्चित होती है, मतलब नहीं होती है, निश्चित होती है। प्रकृति क्या है, ये होते हैं वास्तविक ठोस, इसको बोला जाता है आवासीय ठोस अथवा अतिशीतित द्रव्य, फिर अमोर्फोस ठोस इसको ग्रीक में कहा जाता है। अब भी कणों में व्यवस्था का क्रम होता है दीर्घ पराशरी, इसमें क्या होता है लघु पराशरी व्यवस्था, और आकार तो आप जानते हैं इनका क्या होता है, अभिलाक्षणिक होता है। इनकी असमाकृतिक आकृति होती है। गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं और ताप के एक परास में धीरे धीरे क्या होते हैं, नरम पड़ जाते हैं, द्रव बन जाते हैं ये लोग।
तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उससे आप कह सकते हैं कि ठोस कठोर क्या होते हैं, इस प्रश्न को आप कर देंगे। ठोसों का आयतन निश्चित क्या होता है, ये भी आप सोल्व कर देंगे। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। आप कर सकते हैं आसानी से इन प्रश्नों को, इनको देखेंगे आप कौन सा क्रिस्टलीय और कौन सा क्रिस्टलीय है। दोस्तों मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, आजकल के जो पेपर हैं, जो चाहे वो जेईई मेन का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, आजकल उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर से जो आपके जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है जो यहाँ पर है पाठ्यनिहित प्रश्न, इनमें से आपके जो आपका फाइनल एग्जाम होता है नीट का हो या फिर जेईई का, उसमें बहुत सारे प्रश्न आजकल आते रहे हैं अलग अलग चैप्टर से। जो ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, या फिर जो भी थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, उनमें से ये वाले प्रश्न अक्सर आते रहे हैं। और जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो आप इनको ढंग से तैयार करें। आगे बोला गया है कि कांच को अति सीधे द्रव क्यों माना जाता है, अभी हमने पढ़ा है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों क्या है, समदैशिकता दर्शा रहा है, तो क्या होगा, ये क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या ये विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा, तो आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण क्या कहते हैं, नहीं दर्शाते। ये रहा आपके विदलन का गुण, तो क्रिस्टलीय ठोस नहीं दर्शाते। आगे बोला गया कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो अब हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। तो इनको बांटा गया है किस प्रकार से, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और आपके सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। अब हम इनका सभी को पढ़ते हैं किस प्रकार से हैं। सबसे पहले आणविक ठोस में आता है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि जो क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय में क्या क्या आते हैं, आपके आयोडीन रहता है, आपके आयोडीन के अलावा हाइड्रोजन, क्लोरीन, और जो आपके जो अक्रिय गैसें होती हैं जितनी भी, वो क्या क्या रहती हैं, अध्रुवीय रहती हैं। तो इसको पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं, उदाहरण के तौर पर निम्न ताप पर ऑर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं, उदाहरण के तौर पर निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन द्वारा बने होते हैं। यानी कि जो आपका ठोस है वो क्या होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए, उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, वो उदासीन होना चाहिए। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु ध्रुवल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो आप इसको याद करेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोसों में कौन से बल जो अणुओं के बीच में पाए जाते हैं, तो अणु ध्रुवल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, जिनके बारे में हम कक्षा 11th में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था। ये ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद करेंगे, ये ठोस क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ये निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्यतः कमरे के ताप पर और सामान्य दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। तो जो लाइन मैंने हरे हरे मार्कर से अंडरलाइन किए हैं वो आप पढ़ लेंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस देखिए HCl, SO2 आदि अणुओं के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। आप HCl को देखेंगे हाइड्रोजन, और इधर होता है आपके क्लोरीन, तो हाइड्रोजन में पाया जाता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। तो क्या होता है, ये ध्रुव होते हैं, ये धनायन ऋणायन, तो आपस में ये इस बल के द्वारा बंधे होते हैं। आप SO2 में देखेंगे सल्फर के पास क्या होते हैं, आपके सल्फर +2 होता है, ऑक्सीजन के पास होते हैं आपके -2, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहता है। तो ये किससे बंधा हुआ है, आपके ये ध्रुवों के द्वारा बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, द्विध्रुवीय, मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, ध्रुवीय बलों से बंधे होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में डाइपोल अट्रैक्शन से। ये ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव है। ठोस SO2 और ठोस अमोनिया ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए आप अमोनिया को देखेंगे, अमोनिया जनरली लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको आप क्या करते हैं, सॉलिड अवस्था में लाते हैं, तो क्या होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास +3 होता है, हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के उसके पास -3 होता है। तो आपस में क्या होता है, ये आपके ध्रुवों के द्वारा, मतलब कि ध्रुवीय बल होते हैं, जिसको आप द्विध्रुव अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो दोस्तों इसमें नाम में ही लिखा हुआ है कि आपका जो ठोस होंगे वो किससे बंधे होंगे, हाइड्रोजन के आबंध से बंधे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होंगे। ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन और फ्लोरीन और अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं जैसे कि H2O बर्फ को बंधित करते हैं। ये विद्युत के अचालक हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन बंध के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी हाइड्रोजन को फोन आता है FON, तब आपके क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब फोन क्या है, आप देखेंगे फोन जब भी हाइड्रोजन को आएगा फोन, तो बनेगा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। फोन होता है आपके मतलब F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। जब भी हाइड्रोजन इन तीनों तत्वों के साथ में कोई भी यौगिक बनाएगा तो उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये पता होगा शायद पहले से।
ये विद्युत के अचालक होते हैं। देखिए विद्युत के अचालक हैं, सामान्यतः ये कमरे के ताप और दाब पर बाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। तो क्या होते हैं, बाष्पशील द्रव होते हैं अथवा मुलायम ठोस होते हैं। आगे बोला गया आपको आयनिक ठोसों के बारे में। तो आयनिक ठोस किस प्रकार के होते हैं, देखिए आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलामी स्थिर विद्युत बलों के बनने पर होता है। तो आयन जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, आपके सोडियम प्लस आयन होता है, क्लोराइड माइनस आयन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं, कूलामी बल बोला जाता है इसको, कूलामी बल या फिर आयनिक बल से क्या होते हैं, प्रबल स्थिर विद्युत बलों से बंधे होते हैं। ये ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। चूंकि इसमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गलित अवस्था अथवा जल में घुलने पर ये आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत का संचालन करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम नमक के पानी का क्या करते हैं, आप उसमें लाइट डाल देते हैं तो क्या करता है, वो विद्युत का चलन करने लग जाता है। तीसरा है आपके धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस नाम से पता चल रहा है ये धातुएं होंगे। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्रों से घिरे उनके द्वारा संलग्न धनायनों का व्यवस्थित संग्रह। धातुओं में क्या होता है दोस्तों, जैसे समुद्र में पानी रहता है ऐसे ही धातुओं के अंदर असंख्य मात्राओं में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन घिरे हुए होते हैं। कोई भी धातु होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहती है और स्थायित्व पाना चाहती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार से जब धातु के एक भाग में ऊष्मा समृद्ध की जाती है तो या ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाती है। धातुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ स्थितियों में उनकी चमक और रंग है और ये भी उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती हैं। धातुएं अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। आप जानते हैं धातुओं के गुण तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों आप देखना चाहेंगे कि धातुओं के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार के होते हैं। देखिए तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स किस प्रकार के होंगे आप देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड किस प्रकार के हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं सॉलिड्स पदार्थ के अंदर। तो धातुएं होती हैं, उनमें क्या होता है, असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से पूरा की पूरा समुद्र रहता है उनके अंदर और इस प्रकार से क्या होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अधात्विक क्रिस्टल ये ठोसों की विस्तृत अनेकता रूपण संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। आप नाम से देखेंगे तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर जो भी ठोस होंगे वो क्या होंगे, आप आपस में सहसंयोजक बलों के द्वारा बंधे हुए होंगे। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सहसंयोजक बंध होता है जिसको आप कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या होते हैं, प्रबल बंध होते हैं और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, उनमें एक दिशा पाई जाती है। इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं, यानी कि बंधे रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर यानी कि जिसको आप हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते। आप इस लाइन को याद रखेंगे, अतः ये विद्युत रोधी होते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे हीरा, जो कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। ये रहा आपकी हीरा, तो ये रही आपकी हीरे की नेटवर्क संरचना और हीरा होता है। और सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। इसमें एक अपवाद है, देखिए ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत का चालक है। देखिए ग्रेफाइट जनरली क्या होता है, आपके अपवाद के तौर पर गिना जाता है क्योंकि ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसके अपवादात्मक गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। कारण क्या है, देखिए प्रत्येक अपवाद का कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसका कारण ये है कि ये क्या होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, मुक्त होता है। इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं के सहसंयोजक बंधन में होता है। यानी कि एक कार्बन क्या होता है, आपके 1, 2 और 3 कार्बन से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। प्रत्येक परमाणु का 14 संयोजक इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, आपके मुक्त होता है और ये गमन के लिए मुक्त होता है, यानी कि ये कहीं पे भी जा सकता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाते हैं। विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक जाती हैं। ये ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। तो ग्रेफाइट का इस वजह से बहुत जगह पर उपयोग में लिया जाता है। तो ये रही आपकी ग्रेफाइट की संरचना, आप देख सकते हैं। प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। आप इस कार्बन को देखिए ये वाला कार्बन,
एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, चौथा नहीं मिलेगा आपको। आप इसको भी देखेंगे तो ये एक कार्बन इसका, ये दो कार्बन और ये इस वाले से तीसरा कार्बन, तो प्रत्येक कार्बन अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। अब हम देखिए आप पढ़ सकते हैं चारों प्रकार के ठोसों के विभिन्न गुणों को सारणी 1.2 में क्या कर दिया आपने, यहाँ पर सारणी बनाई है। तो ठोस का प्रकार, तो देखिए आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। उसके अलावा उनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं या परमाणु होते हैं। बंधन बल किस प्रकार के होंगे, उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, भौतिक प्रकृति क्या होगी उनकी, वैद्युत चालकता क्या होगी, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे। तो दोस्तों हमने जो भी अभी तक ऊपर पढ़ा है वो यहाँ पर पूरा की पूरा सारणी में आपको सारबद्ध करके दिया गया है। तो आप इस सारणी को पूरी तरीके से याद कर लेंगे। अक्सर आपके जो एग्जाम्स उनमें ये पूछा जाता है कि ऑर्गन किस प्रकार का ठोस है, आणविक या फिर आयनिक, धात्विक या प्रेशर संयोजक। तो जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से अक्सर आपके जो जेई मेन है या फिर नीट है उसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे, यहाँ तक कि जेई एडवांस्ड में यहाँ से यूं की यूं इस प्रश्न आए हैं। तो आप इस सारणी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत ध्यान से याद करेंगे और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी की पूरी सारणियों को आप याद करेंगे। आप इस पाठ्यनीति प्रश्नों को अब हमने जो जो ऊपर से पढ़ा है उसके आधार पर आप कर सकते हैं। देखिए आपको आगे बोला गया कि अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। सारणी को मतलब सारणी में जो आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो आप इन प्रश्नों को कर लेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा है वह है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका को पढ़ते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत पैटर्न है। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए जिसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा चित्रित किया गया हो तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस प्रकार देख स्थान जिसको आप 3D बोलते हैं, स्पेस में इस बिंदुओं का नियमित, इस प्रकार से आपके जो 3D में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय यानी कि 3D व्यवस्था को क्रिस्टलन जालक कहते हैं। स्पेस के अंदर क्या करोगे आप, बिंदुओं को जमाओगे 3D के अंदर, तो आप पता लग जाएगा कि वो क्रिस्टल जालक होता है। क्रिस्टल जालक के एक भाग को चित्र 1.5 में दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे क्रिस्टल जालक किस प्रकार का होता है। 1.5 त्रिविमीय घनीय जालक का एक भाग और उसकी एकक कोष्टिका। देखिए आप ये आपके कोई आप घन की तरह हैं, ये आपका क्रिस्टल जालक है और उसकी एकक कोष्टिका ये रही आपके कुछ इस प्रकार का घन है। ये पूरा की पूरा क्रिस्टल जालक है, उसमें से आपने एक घन को निकाल लिया तो ये आपके आगे एकक कोष्टिका। केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव है। फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर जिसने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया उन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है। एक क्रिस्टल जालक के धात्विक अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। तो क्रिस्टल जालक जिसको आप क्या होते हैं उसके धात्विक अभिलक्षण, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। सही बात है। क्रिस्टल जालक की प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु, एक अणु, परमाणुओं का समूह अथवा एक आयन हो सकता है। सही बात है। ये भी जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाता है जिसमें जालक की नियमित ज्यामिति व्यक्त की जाती हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एकक कोष्टिका जिसको आप इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का लघुतम भाग है। इसे जब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। जैसे आपका घर होता है तो घर किससे बनाया जाता है, ईंट से बनाया जाता है। तो ईंट से पूरी दीवार बनाई जाती है तो दीवार की जो मूल इकाई है वो क्या है, ईंट। उसी प्रकार से किसी भी ठोस के क्रिस्टल जालक की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, आपके यूनिट सेल जिसको आप एकक कोष्टिका कहते हैं। अब उसके अंदर जो मेन गुण क्या क्या होते हैं, एकक कोष्टिका के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। उसके तीनों किनारों की विमाओं को ए बी और सी के द्वारा जो कि परस्पर लंबवतों अथवा नहीं उससे व्यक्त किया जाता है। उनकी तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको ए बी और सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोरों किनारों के मध्य के जो कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा उनको बताया जाता है। अल्फा क्या होता है, बी और सी के मध्य, जो आपका वी और सी है उसके मध्य का जो कोण है वो अल्फा। उसके अलावा आपके सी और ए के मध्य का कोण है उसको बोलेंगे बीटा और ए और बी के मध्य का कोण उसको बोलेंगे गामा, उसके द्वारा बताया जाता है। इस प्रकार का कोष्टिका एक टोटल 6 पैरामीटर हो गए। क्या हो गए आपके ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। ए बी सी तो क्या हो गई, उसकी भुजाओं की लंबाई, अल्फा बीटा गामा उनके मध्य के जो कोण है वो। तो प्रतिरूपी का कोष्टिका को आपके चित्र 1.6 में दर्शाया गया है। तो कुछ इस प्रकार की ये रही आपकी का कोष्टिका, जैसे आपकी ईंट होती है घर में उसी प्रकार से आपके ठोस में आपकी यूनिट सेल हो जाती है। आगे बोला है आपको आद्य एवं केंद्रित का कोष्टिका। आद्य किसको बोला जाता है और केंद्रित किसको बोला जाता है। आद्य यानी कि ऐसी की ऐसी,
तो देखिए एकक कोष्ठिका को विस्तृत रूप से दो संवर्गों में बांटा जा सकता है, आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आद्य क्या होती है? सरल, जिसको आप जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। आद्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके जो एकक कोष्ठिका है, जो आपकी यूनिट सेल है, उसके जो केवल आपके कोने हैं, कोने कितने होते हैं आपके एक घन में? 8, उन पर केवल अवयवी कण हो। तो 3, 4, 5, 6, एक यहाँ पर आपके 7 और एक यहाँ पर 8, तो उसको बोलेंगे आप आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको आप सिंपल या प्रिमिटिव बोलते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका, जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो केंद्रित का मतलब ये होता है दोस्तों, कोनों पर तो पाए जाए 8 की 8, उसके अलावा उसके फलक पर पाए जाए और कहीं कहीं पर पाए जाए, उसको बोलेंगे आप केंद्रित। और केंद्रित क्या होता है? जहां पर पाए जाते हैं उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। तो देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं एक क्यूब किस प्रकार का होता है। अंतः केंद्र का मतलब ये होता है कि आपका एक घन है, तो घन के जो का क्या होता है? आपके अंतः केंद्र, यानी कि घन के बीचों बीच। जैसे कि आपका जो रूम है उसको इमेजिन कीजिए, आप जो रूम होता है, जो आपका रूम है उसके जो कोने हैं, कोनों पर तो आपके पाए जा रहे हैं 8 की 8 कोने हैं, जो आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, उन पर तो आपके जो कण पाए जा रहे हैं। उसके अलावा एक रूम के बीचों बीच बिल्कुल 3D में एक और कण पाया जाए तो उसको बोलेंगे आप अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, यानी कि आपका जो रूम है उसको आप इमेजिन कीजिए। देखिए आपका जो रूम है उसको आप इमेजिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो दीवारें हैं, दीवारों के बीचों बीच में यदि क्या करेंगे आप एक वो रख देंगे कोई भी गोला, तो वो हो जाएगी आपके फलक केंद्र। तो आप देखिए इसके जो 8 कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर तो है ही। उसके अलावा आपकी प्रत्येक दीवार पर देखिए, एक इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, एक उसके पीछे वाली पर, प्रत्येक दीवार के केंद्र पर भी क्या है? एक एक आपके कण पाए जाते हैं। उसको बोलेंगे आप फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरा है आपके अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि केवल 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर पाया जाएगा। 8 तो वो हो गए, तो कुल 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। आद्य एकक कोष्ठिकाएं तथा उनसे बनने वाली केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं का विलक्षण सारणी 1.3 में सूचीबद्ध है। देखिए आपके कुछ आपको बता दिया गया, घनीय होती है, एक आपकी द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, आप कृपया करके इनके जो इंग्लिश नेम उनको याद करें, क्योंकि आजकल जो आपके एग्जाम वाले हैं, जो आपके जेई में जो आपका एनटी एग्जाम लेता है, वो क्या करता है आपके इंग्लिश नेमों को हिंदी के पेपर में ऐसा कि ऐसा उतार देता है, जिससे क्या होते हैं जो बच्चे परेशान होते हैं। तो आप इनके हिंदी नेम के साथ साथ इंग्लिश नेम भी याद रखें, जो मेन टर्म है, ताकि आपको फायदा हो, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। जो घनीय होता है उसको आप बोलेंगे क्यूबिक बोल देते हैं। तो कभी कभी वो लोग प्रश्न पूछ देते हैं हिंदी में कि क्यूबिक एकक कोष्ठिका की विशेषताएं बताइए। बच्चे सोचते हैं क्यूबिक क्या होता है, कुछ लोग तो जानते हैं, वो देख लेते हैं, लेकिन जो प्रबल हिंदी माध्यम वाले बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इसके जो इंग्लिश नेम है उनको भी याद कर लें। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिकाएं और उनके केंद्रित सेलों के रूप में उनकी संभव संरचनाएं आप देखेंगे किस प्रकार की होती है। क्यूबिक में क्या होता है, आपके संभव विविधताएं होती हैं, आपके आद्य हो सकती हैं, अंतः केंद्रित या फिर फलक केंद्रित। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो है कि A = B = C, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई समान। अक्षीय कोण आपको दिया गया है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, कुछ नहीं दिया गया, उदाहरण दे रखे हैं आपको NaCl, यसद ब्लेंड और कॉपर। द्विसम लंबाक्ष में आप देखेंगे A = B but B not = C, अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे आपके 90 डिग्री। विषम लंबाक्ष में आएंगे, देखिए पहले आपने क्या किया, एक को नॉट इक्वल टू किया, यहाँ पर अब दोनों की नॉट इक्वल टू कर दिया, और अल्फा बीटा गामा से भी कोई छेड़खानी नहीं किया आपने, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। तीसरे में आएंगे आप षटकोणीय में। षटकोणीय में क्या किया आपने कि A = B मतलब A तो B के बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे आपके, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। त्रिसमनताक्ष में क्या होगा आपके, देखिए तीनों बराबर हैं लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, नॉट 90 डिग्री। एकनताक्ष में देखेंगे आप तीनों बराबर नहीं है लेकिन अल्फा और गामा 90 है लेकिन बीटा नहीं है। त्रिनताक्ष में देखेंगे आप कुछ भी बराबर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कुछ भी बराबर नहीं होता, ना A = B = C, ना अल्फा बीटा गामा, यानी कि आप जो क्यूबिक है और त्रिनताक्ष है ये तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी चीजें बराबर होती हैं, इसमें कुछ बराबर नहीं होता।
तो 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की कोष्टिकाएं। तो देखिए, ये जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, जालक दिए थे, तो उनकी जो यूनिट सेल है 14 प्रकार की, वो किस प्रकार की पाई जाती हैं आप देखेंगे। तो 3 गणीय जालक में 3 प्रकार की संरचनाएं संभव है, आद्य, अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित। दो द्विसमलंबाक्ष जालक, तो द्विसमलंबाक्ष में 2 प्रकार की संरचनाएं संभव है, आद्य और अंत्य केंद्रित। 4 विषम जालक, आद्य बन सकता है उसमें अंत्य केंद्रित, फलक केंद्रित। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, विषम लंबाक्ष ऐसी संरचना है जिसमें क्या करेंगे आप, उसमें 4 की चारों जो आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो बन सकती हैं। तो विषम लंबाक्ष याद कर लेंगे आप। तो विषम लंबाक्ष में देखिए आपके आद्य संरचना भी संभव है, अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित, चारों की चारों संरचनाएं आपके इसमें पॉसिबल है। तो आप इसको याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। विषम लंबाक्ष एकनताक्ष में 2 बन सकते हैं आपके, आद्य बन सकता है और आपके अंत्य केंद्रित बन सकता है। षटकोणीय जालक क्या होता है कि एक भुजा में लंबाई में अन्य 2 से भिन्न हो और 2 पलकों पर चिन्हित कोण क्या हो, 60 डिग्री का हो। तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे त्रिनताक्ष जालक, त्रिसमनताक्ष जालक। तो आप इस पूरी की पूरी सारणी को दोस्तों याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार जेईई मेन में प्रश्न आया है। यहाँ मुझे यहाँ तक याद है कि जेईई मेन 2020 में, 19 में, 18 में और उससे पहले का मैंने चेक नहीं किया, और आपके 21 में भी आया था। तो आप देख सकते हैं 18, 19, 20, 21 4 साल से इस जगह से प्रश्न आते रहे हैं जेईई मेन में। नीट में आप यहाँ से प्रश्न आया था, आपके नीट के अंदर शायद 19 में आया था या फिर 18 में आया था। अक्सर प्रत्येक साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस जगह से इस चैप्टर के अंदर की जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो ये जगह, इसको मैं कह सकता हूँ। अगर उसको थोड़ा सा टफ प्रश्न देना होगा तो इस सारणी से वो प्रश्न पूछ सकता है। तो आप इस सारणी को याद करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। अब हमने यूनिट सेल तो पढ़ लिया, यूनिट सेल के अंदर कितने कण पाए जाएंगे वो हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक एक कोशिकाओं की अत्यधिक संख्या से बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन रहता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक अवयवी कण का कौन सा भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 3 प्रकार के गणीय एकक कोशिकाओं पर विचार करेंगे और सरलता के लिए परमाणु को अवयवी कण मानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आद्य गणीय एकक कोशिका। देखिए, आद्य गणीय एकक कोशिका में परमाणु अथवा अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती अथवा कोशिकाओं के मध्य से विभाजित होता है। सरल में क्या होता है दोस्तों, आप अपने रूम को इमेजिन कीजिए। देखिए आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, सरल किस प्रकार का होता है। देखिए सिंपल यूनिट सेल आप देख सकते हैं किस प्रकार की होती है। देखिए सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है दोस्तों, सिंपल यूनिट सेल में केवल जो आपका घन होगा, आपका रूम है उसको इमेजिन कीजिए आप, उसके जो केवल कोने होंगे, जो आपके कोने हैं आप देखेंगे, इनके जो कोने हैं उन पर ही केवल आपके जो अवयवी कण पाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कोनों पर ही केवल अवयवी कण पाए जा रहे हैं। तो ये आपके सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक। देखिए ये आपके पूरे के पूरे जो कोने हैं केवल उन्हीं पर पाए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3D में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए आद्य गणीय एकक कोशिका में परमाणु अथवा अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं और कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य से विभाजित होता है। तो आप देखेंगे जो आपका एक कोना होता है, तो एक रूम के अंदर कितने कोने होते हैं, 8। तो यानी कि एक कोने का कितना पार्टिसिपेशन हुआ आपके रूम के अंदर, केवल 1/8। तो आपके 1/8 हो जाता है, 1/8, जैसा कि चित्र 1.8 में दिखाया गया है। देखिए इसमें 8 देखेंगे आप, यहाँ पर 8 गण लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी कि 8 गण है एक कोने पर। तो आपका जो केवल एक गण है उसमें इसका कितना पार्ट होगा, 1/8। ये रहा। तो आपके 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित रहता है। चित्र 1.9 में एक आद्य गणीय एकक कोशिका को 3 भिन्न प्रकार से चित्रित किया गया है। चित्र 1.9 के में प्रत्येक छोटा गोला उस पर उपस्थित स्थिति पर उपस्थित कण के केवल केंद्र को निरूपित करता है। देखिए ये रहा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मतलब केंद्र वहां पर उपस्थित है। उनके वास्तविक आकार को नहीं, ऐसी संरचनाओं को विवृत संरचनाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवृत संरचनाएं। विवृत संरचनाओं में कणों की व्यवस्था को समझना आसान है। चित्र 1.9 है एकक कोशिका के दिक् स्थान बराबर निरूपण को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है।
एक गणिका कोष्टिका में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भागों को दर्शाता है। चूंकि कुल मिलाकर प्रत्येक गणिका कोष्टिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, अतः एक कोष्टिका के परमाणुओं की कुल संख्या 8 कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक पूरा की पूरा कमरा है, उसमें कितने कोने हैं, 8। कितने कोने हैं आपके, 8 कोने। तो आपका जो एक कोना है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। और टोटल कितने कोने थे आपके, 8। ये कितना आया आपके, 1। तो आपको बोला गया है चूंकि कुल मिलाकर प्रत्येक गणिका कोष्टिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, तो एक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था आपके 1/8। और टोटल कोने कितने थे, 8। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके एक परमाणु का। अब हम पढ़ते हैं अंतः केंद्रित गणिका कोष्टिका। देखिए एक अंतः केंद्रित गणिका कोष्टिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर और उसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। दोस्तों आपके जो कोने थे, आपके यहाँ की जो आपका घन था, उसके जो कोने थे उस पर तो पाई जाता है। उसके अलावा क्या होता है, आपके जो बिल्कुल 3D में आपके रूम को इमेजिन कीजिए, आपके रूम के बीचों बीच जो पंखा होता है और आपके जो नीचे का फर्श होता है उसके बीच में आप एक क्या करेंगे, एक गोला लगा दें। उस प्रकार से आप देखिए कुछ इस प्रकार से, ये रहा बीच में बिल्कुल 3D में आप देख सकते हैं, ये वाला कण ये रहा, ये इसको और लगा देते हैं। 8 तो कोने पर हो गया और एक बीच में आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बीच वाला ये यहाँ पर। अंतः केंद्रित गणिका कोष्टिका की देखिए विवृत संरचना हमने देख ली, नीचे देख स्थान बराबर मॉडल हमने देख लिया, और एक एक कोष्टिका की वास्तविक रूप से संबंधित परमाणुओं के भागों के साथ दर्शाता है। कैसे दर्शाया गया है, देखिए जो आपका एक पार्ट है एक कोने का, ये कितना पार्ट है आपके 1/8। और टोटल ऐसे कितने पार्ट हैं आपके 8। तो 1/8 × 8। कोने पर क्या है आपके, कोने पर क्या पूरा की पूरा परमाणु है, एक ही है और वो पूरा की पूरा है। तो आप इसको करेंगे तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके, ये 2। इसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं आपके, टोटल 2। तो आपको बोला गया 8 कोने पर इंटू 1/8 प्रति कोना परमाणु प्लस ये तो क्या हो गया 1, और एक अंत्य केंद्र परमाणु, उसका कितना योगदान होता है, पूरा की पूरा। देखिए आप यहाँ पर ये पूरा की पूरा समाया हुआ है इस रूम के अंदर, और ये कितना है, केवल 1/8 पार्ट। और ये ऐसे टोटल कितने हैं 8, और ये कितना है 1 पार्ट, और ये कितना है टोटल 1। तो इस प्रकार से 2 परमाणु हो जाते हैं। आगे बोला है फलक केंद्रित गणिका कोष्टिका। तो फलक केंद्रित में क्या होता है दोस्तों, आपके जो कोनों पर तो है ही, प्रत्येक में कोनों पर तो पाए जाएंगे, यहाँ पर तो सभी में पाए जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका प्रत्येक फलक होगा, जो आपका रूम है उसको इमेजिन कीजिए, उसके प्रत्येक फलक के बीचों बीच एक परमाणु और पाया जाएगा। आप देखेंगे ये रहा, कोनों पर तो है ही, कोनों के अलावा देखिए ये आपके कोनों पर तो है, प्रत्येक फलक पर जो आपका प्रत्येक रूम है उस पर एक एक और पाए जाएंगे, 1 2 3 और एक यहाँ पर नीचे 4, मतलब 4। तो आप देख सकते हैं, देखिए फलक केंद्रित गणित संरचना कोष्टिका में परमाणु के सभी कोनों और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। कोनों पर भी पाए जाएंगे और सभी फलकों के केंद्रों पर। और इसमें टोटल कितने फलक होती हैं, 6। 4 तो आपकी दीवारें हो गई और एक आपका नीचे का फर्श, एक ऊपर का फर्श, आपके रूप में इमेजिन कर सकते हैं आप, टोटल 6। तो चित्र 1.1 में देखिए किस प्रकार से है, देखिए आपके 1/8 × 8 ये तो पहले से ही है, प्रत्येक में पाए जाएंगे। तो इसका योगदान कितना हो गया आपके 1। आपको बोला गया कि 6 फलकों पर आपके परमाणु पाए जा रहे हैं, और कितने परमाणु, उसका योगदान कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो गया आपके 3। तो 3 और 1 को जोड़ देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो चलिए कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु दो निकटवर्ती एकक कोष्टिकाओं के मध्य 6 विभाजित होता है। तो देखिए आप जो फलक होगा, तो फलक कितनों के बीच में विभाजित होगा, 2। तो आधा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया, तो यानी कि एक फलक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है आपके, आधा। हमने यहाँ पर देख लिया। और ऐसे टोटल कितने होते हैं आपके 6 फलक होते हैं, तो कितने हो गया उसका टोटल 3। एक फलक का केंद्र पर उपस्थित परमाणु दो सन्निकट कोष्टिकाओं के मध्य से विभाजित होता है तथा प्रत्येक परमाणु का केवल 1/2 भाग एक एकक कोष्टिका यूनिट सेल में सम्मिलित होता है। चित्र 1.12 में फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की विवृत संरचना, दिक् स्थान बराबर मॉडल और एक एकक कोष्टिका को वास्तविक रूप से संबंधित परमाणु के भागों को दर्शाया गया है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला देखिए, ये वाली। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए ये 8 कोने हो गए इसके, 8 का कितना हो गया 8 × 1/8। साथ में आपके फलक कितने हैं आपके 6 फलक। तो आप देख सकते हैं 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक का कितना योगदान है। देखिए ये आधी बोले ना इसमें, तो 1/2 सभी को जोड़ देंगे, यही इन्होंने कर रखा है। 8 × 1/8, 6 × 1/2, तो एक परमाणु ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल 4 परमाणु। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अब आपके पाठनीति प्रश्न जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, इनको आप कर सकते हैं आसानी से। सभी प्रश्नों को यहाँ से जो आपने पहले पढ़ा है उसको पढ़ करके कर सकते हैं।
आगे बोला गया आपको कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं, तो निबिड़ संकुलित क्या होता है आप पढ़ेंगे। देखिए संकुलन क्या होता है, संकुलन होता है उनको जमाना, व्यवस्थित करना। ठोसों में अवयवीकरण निबिड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। आइए हम अवयवी कणों को समरूप कठोर गोले मानते हुए 3 पदों में त्रिविमीय संरचना को निर्मित करें। हमने माना है कि अवयवी कण क्या होते हैं, गोले होते हैं। आपकी जो बॉल होती है क्रिकेट की या टेनिस की, उसको मान सकते हैं, क्रिकेट की बॉल को मान सकते हैं आप। एक विमा में निबिड़ संकुलन, देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को गोलों में व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, बंडी, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में बंडी, कि उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। ये रहा, देखिए एक लाइन में, और प्रत्येक गोला किसको, ये इस गोले को आप देखिए, ये इसको टच कर रहा है एक, और एक ये इसको टच कर रहा है दो, तो केवल आपकी क्या करता है, ये दो गोलों को टच करता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसय संयोजन संख्या कहा जाता है। एक गोला जितने गोलों को टच करेगा उसको उसकी उपसय संयोजन संख्या कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे, आप इस गोले को देखिए, इस वाले को, या फिर इसको देखिए, कितनों को टच कर रहा है, ये 1 2 3 4, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या हो जाएगी 4। इस प्रकार एक विमीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या कितनी है, 2 है, तो आप इसको याद कर लेंगे। से आगे बोला गया है द्विविमा में निबिड़ संकुलन, यानी कि 2D, जिसको आप इंग्लिश में 2D बोलते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके रखकर जनित की जाती है। इसे दो भिन्न प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो है आपके ए टाइप और एक है आपके ए बी टाइप। पहले बोला गया कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार से रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हो, यानी कि जो पहले गोले हैं ना और जो दूसरे गोले हैं उनके बीच में क्या हो, एकदम बिल्कुल सीधी लाइन में हो, उनके बिल्कुल ऊपर हो, और गोलों के ठीक ऊपर हो, एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिजीय तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो, यानी कि क्षैतिज यानी कि ऐसे और ऊर्ध्वाधर ऐसे क्या हो, संरेखित, समान रेखा में होने चाहिए, और एक गोला दूसरे गोले के ऊपर हो। यदि हम प्रथम पंक्ति को ये प्रकार की पंक्ति कहते हैं तो द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के ठीक समान होने की वजह से उसे भी हम ए ही कहेंगे। तो आप देखिए, यदि आप इसको ए बोल रहे हो तो दोस्तों ये भी तो यही है, सेम की सेम है, तो ए और ए ही है दोनों, तो ए ए ए, तो इसको बोलेंगे आप ए प्रकार की व्यवस्था। इस प्रकार से अधिक पंक्तियों को रखकर ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। तो ये रही आपकी ए प्रकार की व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार की द्विविमीय उपसय संयोजन संख्या क्या है आपके, 4 है। देखिए ये वाला गोला आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 गोलों के साथ संपर्क में है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने हैं, 4। साथ ही यदि इन सन्निकट 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, अतः इस संकुलन को द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन कहा जाता है। आप देखेंगे जब आप इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर आपको एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। ये क्या है आपके, एक वर्ग है। ये प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री। इसको आप बोलेंगे एक द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन कहा जाता है। सेकंड बोला गया कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर सांद्रित रूप से इस प्रकार से रखा जा सकता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाएं। दोस्तों ये बोला गया कि आपके जो गोले हैं ना पहले वाले, तो पहले वाले गोलों के बीच में जो गैप है ना, ये गैप, तो गोलों को क्या किया, केंद्रों को नहीं मिलाया इन्होंने, क्या किया, जो गैप में गोलों को रखा है, इस वाले गैप में इसको रखा है, ये इसको रखा, कुछ इस प्रकार से रखा गया है। यदि हम प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को ये कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो कि भिन्न प्रकार से है उसे बी प्रकार कहा जा सकता है। देखिए पहले को यदि आप ये बोल रहे हैं, देखिए ये क्या है आपके, आप इसको बी बोल दीजिए, ठीक है। ये पहली क्या है, बी, तो ये सेकंड हो गई ए। लेकिन अब आप तीसरी वाले के पास जाएंगे तो ये तीसरी एकदम इसके जैसी है, तो इसको आप बोलेंगे बी। चौथी के पास जाएंगे तो ये एकदम सेकंड वाले के जैसी है, तो आप इसको बोल देंगे ए। मतलब सिमिलरिटीज आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि उसको क्या बोला जाएगा, ए। जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय के निकट सांद्रित रूप से रखा जाता है तो उसके गोले प्रथम तल के गोलों से संरेखित होते हैं, अतः ये तल भी ये प्रकार का है। इस प्रकार से रखे गए चौथी पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति बी प्रकार से संरेखित होते हैं, तो ये व्यवस्था ए बी प्रकार की है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो, इसको आप बी बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके ए। फिर से आप क्या करेंगे, उसके जो गैप है उसमें रखेंगे आप, तो यहाँ पर इसका ये गैप था, यहाँ पर रख दिया, तो ये हो जाएगा आपके वापस से बी। तो इसको बोला जाता है आपके, इसको बोला जाता है आपके ए बी प्रकार की व्यवस्था। ये क्या थी आपके ए प्रकार की व्यवस्था।
इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है और इसमें जो संकुलन होता है वो क्या होता है, वर्गनिबिड़ संकुलन से अधिक दक्ष। क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे इसमें जो गैप्स हैं, गैप्स बहुत कम हो गए। इसमें क्या कितने सारे गैप है, आप देखेंगे गैप बहुत ज्यादा है, इसमें क्या गैप बिल्कुल कम है। प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। आप इसको याद रखेंगे, कितने गोलों के साथ संपर्क में रहता है, 6। तो आप इस गोले को गिनिए, इस वाले को देखिए आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जब आप इस गोले को देखेंगे तो टोटल एक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है। और ये क्या बना रहा है आपके, एक आपके हेक्सागन, जिसको आप षटफलक बोलते हैं, वो बना रहा है। तो देखिए, और द्विविमीय उपसेचन संख्या क्या है, 6। अतः 6 गोलों के केंद्र सम षटकोण के कोनों पर हैं। क्या बनाता है आपके, एक सम षटकोण बनाता है। तो आप इस चीज को भी याद रख लेंगे, क्या बना लेता है, ये आपके एक सम षटकोण बना लेता है। इस प्रकार से संकुलन को द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और चित्र 1.4 के हम ये देख चुके हैं फोटो में ऊपर। इस तल में कुछ रिक्त स्थान है, ये त्रिकोणीय आकृति की हैं। और त्रिकोणीय रिक्तियां 2 प्रकार की हैं। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है, अगली पंक्ति में अधोमुखी है। आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर संरचना बनाई है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको हम जूम कर लेते हैं। जब आप देखेंगे जो संरचना बनाई है तो उसमें क्या, जब आप इसको जूम करेंगे तो देखिए जो आपकी एक रिक्ति है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक रिक्ति में क्या, इसका जो मुंह है वो ऊपर की ओर। आप देखेंगे ये वाला मुंह क्या है, ऊपर की ओर, इस त्रिभुज में ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये वाला जो आपका मुंह है वो क्या है, आपके ऊपर की ओर है। देखिए आप, ये और ये। जब आप नीचे जाएंगे तो ये वाला मुंह भी आपके ऊपर की ओर है, ये वाला मुंह भी आपके ऊपर की ओर है। लेकिन जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने पर आप देखेंगे कि ये वाला मुंह क्या है, इसका नीचे की ओर है, ये वाला मुंह भी आपके नीचे की ओर है, ये वाला मुंह भी नीचे की ओर है। ये जो रिक्ति है, रिक्ति यानी कि जो खाली स्थान है, तो आप देख सकते हैं। तो एक तो ऊपर वाली बन रही है और एक नीचे वाली बन रही है। तो आपको यहाँ पर यही बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो आपको बोला गया कि एक रिक्ति तो ऊपर की ओर मुंह करके बन रही है और एक रिक्ति आपके नीचे की ओर मुंह करके बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक तो अधोमुखी है और एक क्या, ऊर्ध्वमुखी है। अब 3D में निबिड़ संकुलन कहा गया है। सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती हैं। ये बात सही है दोस्तों, जितनी भी संरचनाएं हम पढ़ते हैं वो क्या होती हैं, 3D में होती हैं। हम उनको समझने के लिए 2D में समझ लेते हैं। ये द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जाती हैं। जो 2D हमने पहले 1D पढ़ा, 1D से हमने 2D पढ़ा, 2D के बाद हम पढ़ रहे हैं 3D। 3D में क्या होता है, जो 2D परतें होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपको 3D प्राप्त हो जाएगी। पिछले खंड में हमने क्या किया था, पिछले खंड में हमने द्विविमीय में निबिड़ संकुलन की विवेचना की, जो कि 2 प्रकार से की जा सकती है, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना और षटकोणीय निबिड़ संकुलित। तो ये रही है आपके वर्ग वाली, ये आपके वर्ग है और ये आपके षटकोण है, ये हमने पढ़ लिया। आइए हम देखते हैं कि इनमें से कितने प्रकार की त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकते हैं। अब हम उनको जमाएंगे, जो 2D में हमने जमाए थे ना, वर्ग और षटकोण, तो उनसे हम 3D में प्राप्त करेंगे। 3D में क्या मिलता है, सबसे पहले बोला गया आपको कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त किया था, 2D से 3D कैसे प्राप्त करते हैं देखेंगे। जब द्वितीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है, जो वर्ग वाली है उसको पहले के ऊपर रखा जाता है, तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका पालन हमने एक पंक्ति को दूसरे के ऊपर निकट रखने में किया था। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रहें, जो हमने पहले ऊपर किया था ये वाला, कि ये गोले इसके बिल्कुल ऊपर रहे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, पहले तो हमने क्या किया था, 1D वालों को 1D में रखा था जिससे हमको 2D प्राप्त हुआ। अब हम 2D वालों को 2D में रख रहे हैं जिससे हमको 3D प्राप्त होगा। तो क्या कर रहे हैं, देखिए आप उसके ऊपर रखा, जिसके ठीक ऊपर रहे। इस व्यवस्था में हम दोनों परतों के गोले पूर्णतः क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से सीध में होते हैं, बिल्कुल मतलब सीध में रहते हैं, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। इस प्रकार से हम और परतों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को एक आ जाए, देखिए पहले को क्या बोला हमने, ए, ये वाली पूरी की पूरी 2D की जो परत है इसको ये बोला। जो सेकंड वाली परत है वो भी इसके बिल्कुल सेम है तो उसको भी ये बोलेंगे। तो सभी परतों में समान व्यवस्था होती है। इस प्रकार इस जालक में हमको ट्रिपल ए प्रकार का पैटर्न है। इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है। आप इसको याद रखेंगे, इसको बोलेंगे आप सामान्य घनीय जालक, और एकक कोष्ठिका को बोला जाता है आद्य एकक कोष्ठिका यानी कि घनीय वाली। सेकंड बोला है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो जो हमने षटकोण प्राप्त किया था, यहाँ पर देखिए आपके ये षटकोण था, षटकोण से कैसे आप 3D में प्राप्त करेंगे आप देखेंगे। चलिए
इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। देखिए, इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना निम्न प्रकार से जनित की जा सकती है। कैसे जनित की जा सकती है आप देखेंगे। देखिए, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। आइए हम एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत ए को लेते हैं और एक वैसी परत उसके ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि प्रथम परत के गोले, प्रथम परत के, देखिए जो आपको बोला गया कि प्रथम परत की द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के अवनमनों में आ जाते हैं। यानी कि जो आपके खाली स्पेस थी, सेकंड जो प्रोसेस हमने यहाँ पर फॉलो की थी, इसकी जो खाली जगह बची थी ये वाली, इस पर हमने गोलों के यहाँ से रखना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये वाला, लेकिन अब हमने क्या किया, 2D वाले गोलों को रखा है, जो पूरी की पूरी परत है उसको रखा है कि प्रथम की द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। चूंकि दो परतों के गोले भिन्न प्रकार से संरेखित हैं, अतः द्वितीय परत को हम बी परत कहते हैं। पहली परत तो ये हो गई, लेकिन दूसरी परत उसके जैसी नहीं है, तो वो क्या अलग प्रकार की, उसको हम बोलेंगे बी। तो ये चित्र 1.16 में देखा जा सकता है। प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत नहीं है। तो 1.16 में जा रहे हैं हम, आप देखिए ये रहा कुछ इस प्रकार से। ये पहली परत, और पहली परत का जो स्पेस था उसमें मैंने क्या किया, सेकंड परत को रख दिया। तो दोस्तों ये 3D में इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आप इसको इमेजिन कीजिए। इससे अलग अलग व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, अथवा विलोमतः जब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल, टी, जिसको आपने यहाँ पर टी दिखाया गया है, टी टी। इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, क्योंकि जब हम इन चार गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब एक चतुष्फलक बनता है। देखिए अब इनको मिला लेंगे तो आपको मिलेगा एक चतुष्फलक। तो ये एक इसका पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, और क्या होता है आपके एक नीचे जाएंगे तो ये चौथा फलक। तो टोटल इसमें 4 फलक बन जाएंगे, इसलिए बोला जाता है चतुष्फलक। ऐसी एक रिक्ति को अलग से चित्र 1.17 में दिखाया गया है। तो आप 1.17 में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये रही आपके चतुष्फलकीय रिक्ति, 4 गोले हैं, 1 2 3 और ये लाल वाला 4। चतुष्फलकीय रिक्ति ये रही, इनके बीचों बीच में ये बनी है, 4 गोलों के बीच में बनी है, इसलिए इसको बोला जाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति। सेकंड दिखाया गया आपको अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में 8 गोलों के बीच में एक बनती है, तो इसमें 8 फलक बनते हैं। जब इसके फलक गिनेंगे तो ये टोटल निकलेंगे 8 फलकों के बीच में बनती है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। ये रही 3 3 6 और एक यहाँ पर 4 और 4 8 गोले ये हो गए। अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर है, और इन त्रिकोणीय आकृतियां अति व्यापित नहीं होती। उनमें से एक में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और दूसरे मध्यमुखी होता है। सेम दोस्तों, सेम जो हमने पहले पढ़ा था, एक इस प्रकार की रिक्ति बनती है, एक इस प्रकार की बनती है। पहले हमने पढ़ा था 2D में और अब आ रही है 3D में। सेम है दोस्तों, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं है, आपको बस याद करना है, एग्जाम में लिखना है और उसको समझ लेना है। इन रिक्तियों को चित्र 1.16 में ओ से अंकित किया गया है। इसको बोला जाता है ऑक्टाहाइड्रल। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, अष्टफलकीय को बोला जाता है आपके ऑक्टाहाइड्रल। इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रल, इसलिए टी ऑक्टाहाइड्रल की यहाँ से लिया इन्होंने, ओ लिया है, ओ और टी आप देख सकते हैं। तो आपको बोला गया कि ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। 6 गोले ये रहे आपके, 3 गोले ये रेड वाले, 3 ब्लू वाले, टोटल इसके बीच में ये आपके अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये कितने हो गए, 6। तो 6 गोलों के बीच में घिरी रहती है ये। ऐसी रिक्ति को अलग से चित्र 1.17 में हमने देख लिया है। इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अब हम ये भी देखेंगे कि एक गोले के अंदर कितनी रिक्तियां पाई जाती हैं। माना कि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखिए जब आपके निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n होगी तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 2n। इसको याद कर लीजिए, यदि आपके जो गोलों की संख्या है, संकुलित गोलों की संख्या n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां हो जाएंगी आपके n, और जो आपके चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2n। अब आपको सेकंड वाली पोजीशन दिखाई गई है कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, जो तीसरी परत है उसको सेकंड पर रखेंगे। हमने पढ़ा था ए बी, वो वाला पैटर्न अब आने वाला है। जो हमने 2D में पढ़ा था वो 3D में आने वाला है। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन क्या करेंगे, जो आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियां थी उनको क्या कर देंगे, भर देंगे। अच्छा देना नहीं होता है आपके, भरना। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। कैसे करेंगे आप इधर देखेंगे, ये रही कुछ इस प्रकार से।
इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत्त होता है। इस पैटर्न को प्राय एबीएबी पैटर्न लिखा जाता है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो आपने 2D में पढ़ा है ना, वो यहाँ पर 3D में हो रहा है। बस आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना रहता है। जब एक बार इसको आप याद कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आता रहेगा। तो आप 2D वाले से आप 3D को लिंक कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे बोला गया है कि इस संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चित्र 1.18 आप देख सकते हैं, इसमें षटकोणीय संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये रहा एचसीपी। एचसीपी कुछ इस प्रकार से देखिए, ये ए बी। इस प्रकार की परमाणु की व्यवस्था कई धातुओं जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है। इस लाइन को याद कर लीजिए। एचसीपी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? यहाँ से आपके जेईई एडवांस में प्रश्न आया था, जिंक और मैग्नीशियम। जेईई एडवांस एग्जाम में प्रश्न आया था कि जिंक और मैग्नीशियम में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बच्चे सोचने लग गए थे कि जो आपके आईआईटी है वो बहुत टफ प्रश्न करने लग गया, उसने केवल एनसीईआरटी की एक लाइन उठाई थी। बच्चों को ये भी पता नहीं था कि ये लाइन कौन से चैप्टर से आई है। वो सोचने लग गए एस ब्लॉक से है, या फिर आपके धातुओं वाले चैप्टर से है, मेटलर्जी से है, कहाँ से है। यह आया था आपके जो सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहाँ से। सेकंड, पहले हमने क्या किया था, चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरा था, अब हम भर रहे हैं अष्टफलकीय रिक्तियों को भर रहे हैं। तो आपके जो 2D में भी हमने यही किया था, खाली जगह बची थी। 2D में तो एक ही प्रकार की खाली जगह थी बस, तो उनको भरा था हमने। अब यहाँ पर आपके 2 प्रकार की खाली जगह बची है जब गोलों को जमाया। तो एक तो बची थी आपके टेट्राहाइड्रल वॉइड, यानी कि चतुष्फलकीय, एक बची थी आपके ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियों को भर रहे हैं हम लोग। तो अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन देखिए, तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार से रख सकते हैं कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को भर दें, आच्छादित करते हों। इस प्रकार से रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते। यानी कि ऐसा होता है, पहला वाला हो गया ए, दूसरा वाला बी, तो तीसरा वाला इनमें से किसी के समान नहीं है, तो उसको हम बोल देंगे सी। तो इस व्यवस्था को सी प्रकार कहा जाता है। केवल चौथी परत रखने पर उसके गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। जब आप चौथी परत रखेंगे तो वो पहली परत के एकदम समान आ जाएगा, तो हम उसको बोल देंगे वापस से ए। तो ये बन गया आपके एबीसी टाइप। चित्र 1.18 और 1.19 आप देख लेंगे। 1.18 और 1.19 देखिए, ये ए, ये सी, ये बी और ये वापस से ए। तो आपके जो अष्टफलकीय रिक्तियों को हमने बनने का प्रयास किया तो उससे बन जाएगा आपके एबीसी टाइप। इस प्रकार के पैटर्न को प्राय एबीसी लिखा जाता है। इस संरचना को आप घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अथवा फलक केंद्रित घनीय संरचना, एफसीसी। दोस्तों एक तो हमने पढ़ा था एचसीपी, अभी अभी हमने पढ़ा है, वो क्या था आपके, एक था आपके एचसीपी। अभी वाला जो हमारा है एचसीपी में क्या था आपके, ए बी और ए बी टाइप, यही था ना। देखिए आपके एचसीपी में ये था आपके ए बी प्रकार। अब हमने पढ़ाया वो है आपके सीसीपी में आपके, और या फिर आप जिसको बोल देंगे आप सीसीपी अथवा फिर एफसीसी। इसमें क्या है आपके एबीसी टाइप, तो आप इसको याद रखेंगे। तो धातु जैसे कि तांबा तथा चांदी संरचना से क्रिस्टलित होते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों जो जेईई मेन और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि आपके जो कॉपर है और आपके जो चांदी है जिसको आप सिल्वर बोलते हैं, वो किस प्रकार से संकुलित होते हैं। तो या तो आप मल्टीपल में आएगा आपके, आपसे पूछा जाएगा सीसीपी, आपसे पूछा जाएगा एफसीसी, और मल्टीपल आएगा तो आपको दोनों टिक करने रहेंगे। दोस्तों ये नीट में भी आ सकता है, तो नीट में वैसे इतना टफ प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, तो आप इसको भी याद कर लें। ये दोनों प्रकार के निबिड़ संकुलन अति उच्च क्षमता के होते हैं और इनकी क्रिस्टलन का 74% स्थान संपूरित होता है, यानी कि इनका जो 74% भाग है ना वो भरा हुआ रहता है, केवल 26% भाग खाली रहता है। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है। तो आप इसको याद करेंगे, जो एक गोला है वो 12 गोलों के संपर्क में रहता है, तो इसकी जो संकुलन क्षमता है, जो आप इसकी जो उपसय संयोजन संख्या है, आप उसको बोलेंगे 12, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN कितनी है इसकी, 12। अब दोस्तों ये जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करके यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने की जो संख्या है वो आप इसको देखेंगे। तो हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कि किसी यौगिक में यदि परमाणु की संख्या n है तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, n, और उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, 2n,
और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कोना होता है, कोने का योगदान कितना होता है आपका, कोने का योगदान रहता है आपके वो कितना रहता है 1/8, 1/8। फलक पे कोई परमाणु होता है तो उसका योगदान कितना रहता है आपके 1/2। यदि आपका कोई परमाणु एकदम कमरे के बीचों बीच में है तो उसका कितना योगदान रहता है 1। बस ये आपके ये दो कंसेप्ट आपको यूज में लगाने हैं, उससे आपका जो ये वाला पूरा की पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इससे अक्सर आपके जो प्रश्न होते हैं बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन ये बहुत सरल प्रश्न रहते हैं, अक्सर आपके एग्जाम्स में आते रहे हैं, जेई मेन में, नीट में, और यहाँ तक कि जेई एडवांस में भी ये प्रश्न आते रहे हैं। जेई एडवांस में तो ये टॉपिक उनका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। अब हम इसको बड़ी सरलता से समझेंगे। हमने इससे पहले के कण में सीखा कि जब कणों के निबिड़ संकुलन से सीसीपी अथवा एचसीपी संरचना बनती है तो ये दो प्रकार की रिक्तियां जनित होती हैं। सीधी सी बात है, सीसीपी और एचसीपी से क्या बनती है आपके दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। एक तो आपके ऑक्टाइडल वर्ड जिसको आप बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, और अष्टफलकीय रिक्ति। टेट्राइडल यानी कि चतुष्फलकीय, ऑक्टाइडल यानी कि अष्टफलकीय। दो प्रकार की रिक्तियां जनित होती हैं तथा जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित में कणों की संख्या के बराबर होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको बोला गया है कि जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जो हमने बताया था आपको n और 2n। जबकि जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इस संख्या की दुगनी होती है। सीधी बात है। आयनीटोषों में वृत्त आयन साधारणतः ऋणायन निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। आप इसको भी याद करेंगे। ऋणायन क्या बनाते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना। और लघुतर आयन, छोटे आयन कौन होते हैं, धनायन, रिक्तियों में भरते हैं। यदि धनायन पर्याप्त लघु हो तब चतुष्फलकीय रिक्ति, और यदि वृत्त हो तो अष्टफलकीय रिक्तियां अध्याशित होती हैं। जब धनायन बहुत ही छोटे रहेंगे ना तो क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, छोटी होती है, तो क्या बनती है आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियों में जाएंगे। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो क्या चले जाएंगे अष्टफलकीय रिक्तियों में, जो खाली जगह होती है वहां पे चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है आपकी अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एक जो ठोस होता है उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा जूम किया, बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद में आप गए तो देखेंगे कि ठोस ऐसे व्यवस्थित होता है। ये काल्पनिक चीज़ें हैं, तो जूम करने पर जाएंगे तो आप किस प्रकार का ठोस की संरचना होती है हम उसको यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, एकदम आप ये लोग सोचने लग जाएं कि पता नहीं क्या पढ़ने लग गए, सर क्या पढ़ा रहे हैं। सभी चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियाँ अध्याशित नहीं होती। किसी दिए गए यौगिक में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों का अध्याशित होने वाला अंश यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है। तो आपको बोला गया है कि सारी की सारी जो रिक्तियां होती हैं ना वो अध्याशित नहीं होती। तो अध्याशित होने के मतलब कौन कौन सी रिक्तियां अध्याशित होती हैं, तो ये उसका सूत्र डिसाइड करता है। तो चलिए अब हम एक प्रश्न करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको आसानी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। आगे बोला गया है कि एक यौगिक दो तत्वों x और y से निर्मित है। y तत्व के परमाणु ऋणायनों से CCP बनता है, ठीक है, और x तत्व के परमाणु धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है, आपको बोला गया कि एक तो आपके धनायन है और एक है आपके ऋणायन। बोला गया कि बाएं तत्व के परमाणु ऋणायन से क्या बनता है, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा है, ये रही आपके CCP, ABC टाइप की जो संरचना है वो है। और x तत्व परमाणु क्या, धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। तो आपको बोला गया कि धनायन क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी आपके, अष्टफलकीय रिक्तियां x है धनायन, तो कितनी होंगी, जितने परमाणु होंगे। और CCP क्या बोला गया है, CCP बनता है, और CCP में कितनी रहती हैं, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। देखिए CCP जालक तत्व Y से बनता है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित Y परमाणु की संख्या के बराबर होगी। सीधी बात है, ये Y परमाणु होंगे उतनी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। चूंकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां तत्व x के परमाणुओं से अध्याशित हैं, अतः उनकी संख्या भी तत्व y के परमाणु की संख्या के बराबर होगी। अतः इस प्रकार से तत्व x और y के परमाणु संख्या बराबर अर्थात 1:1 में उपस्थित होगी। अतः यौगिक का सूत्र XY है। सेकंड सवाल और आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि तत्व B के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। तो B से क्या बन रहा है आपके HCP जालक बन रहा है। और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। और A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है, तो हम ध्यान नहीं देते क्या है। देखिए आपको बोला गया है कि A और B दो तत्व हैं। A क्या है आपके धनायन। आपको बोला गया है कि A चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 पार्ट को भरता है, और हम जानते हैं एक परमाणु में चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी रहती हैं दोस्तों, जितना आपके B के जो टोटल अणु होंगे ना उससे दुगनी रहेंगी। तो दुगनी रहेंगी तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। हमने B के अणु कितने माने हैं, 1।
तो यहाँ पर आपके जो सूत्र आ रहा है A4/3B, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3 से गुणा कर देंगे पूरे के पूरे को, तो यह जाएगा आपके A4B3। अब यहाँ पर समझाएंगे इन्होंने कैसे समझाया, देखिए। जालक में बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तत्व बी के परमाणुओं की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। सीधी बात है, दोगुने के बराबर हुई इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, लेकिन उसका कितना पार्ट है, केवल 2/3 पार्ट। केवल 2/3 रिक्तियां ही तत्व ए के परमाणुओं से अध्यासित हैं। तो देखिए 2/3 ही पार्ट अध्यासित है। अतः ए और बी के परमाणुओं की संख्या का अनुपात आ जाएगा आपके 2 × 2 3:1, यानी कि 4:3 है। अतः यौगिक का सूत्र आ जाएगा आपके A4B3। आगे बोला गया आपको संकुलन क्षमता के बारे में हम पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता, इसको आप पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। देखिए अवयवी कणों, परमाणु, अणुओं अथवा आयनों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। आइए हम विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में संकुलन क्षमता का परिकलन करें। दोस्तों आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में एक गोदाम है, गोदाम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप 1000 मोटर बाइक हैं, जो आपकी बाइक हैं, हीरो कंपनी का मान लीजिए कोई गोदाम है, उसमें क्या करते हैं आप 1000 बाइकों को रख सकते हैं, या मान लीजिए चलिए 100 बाइकों को रख सकते हैं। और अब हमने किसी दिन जाकर के देखा कि उसमें केवल आपके 90 बाइक्स रखी हुई हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी जो संकुलन क्षमता है ना वो 90% है, 10% बाकी है आपके खाली है। तो यही आपके टूल्स में होता है। दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन HCP और CCP समान क्षमता वाले हैं। ये CCP संरचना में संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। HCP और CCP हमने देखा था, देखिए ये रहे आपके HCP और CCP क्या होते हैं, समान होते हैं, उनकी संकुलन क्षमता सेम होती है। कैसे होती है देखिए, ये रहे। तो आपको बोला गया है HCP क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बोला गया कि त्रिभुज ABC देखेंगे आप, गणीय निविड़ संकुलित संरचना स्पष्ट करनी है तो दूसरे कोरों में गोलकों को नहीं रखा गया है। तो ये क्या है, गणीय निविड़ संकुलित संरचना। गणीय का मतलब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो आपका रूम है, रूम का जो क्या है, प्रत्येक कोने पर तो एक एक गोला पाया जा रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से। और एक आपका जो घन है, तो घन का जो बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, एक और गोला पाया जा रहा है। तो कुल 3 गोले पाए जा रहे हैं, A, B और C ये बोला गया है। तो आप जानते हैं घन का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई कितनी रहती है, उसकी लंबाई रहती है आपके √3 और जो उसकी भुजा होती है A। और देखिए दोस्तों ये भुजा, यदि आप इसकी त्रिज्या को R मान लेंगे तो आप देखेंगे ये भी R है और ये भी R है, और ये पूरा की पूरा क्या है, इसका व्यास है। व्यास कितना रहता है 2R, R प्लस 2R, ये कितना हो गया आपके 4R, यानी कि त्रिज्या √3A = 4R। तो R कितना आ रहा है आपके, R आ रहा है आपके √3/4A। ये किसके लिए आ रहा है आपके, देखिए ये आ रहा है आपके यहाँ पर, देखिए ये रहा √3/4A इसके लिए। तो यहाँ पर जो आपका घन है, तो घन की देखिए एकदम ये बिल्कुल कोना है ये, तो ये तो R, ये R और ये 2R, तो 4R = √3A, तो R = √3/4A ये रहा। और तो यदि आप A को निकालेंगे, A = 4/√3R। अतः हम लिख सकते हैं कि R = √3/4A ये रहा, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की संरचना में परमाणु की कुल संख्या कितनी है, 2, तथा उनका आयतन कितना आ जाएगा। देखिए परमाणु कितने हैं आपके, 2 ये रहे। आयतन क्या होता है आपके 4/3 πr3, यही तो रहता है घन का आयतन, जो आपके गोले का आयतन रहता है वो। तो 4/3 πr3, उसको 2 से गुणा कर देंगे। और हमने R का मान A के पदों में निकाल रखा है। R = क्या था आपके, देखिए R = √3/4A, तो यहाँ से A की वैल्यू रख देंगे आप, तो A³ का मान ये देखिए A की वैल्यू रख देंगे। और संकुलन क्षमता क्या होती है, एक कोष्ठिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एक कोष्ठिका कुल आयतन। पैकिंग एफिशिएंसी होती है आपके, वो होती है कि जो 2 गोले होंगे वो कितना आयतन ले रहे हैं, बटे एक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना आएगा। तो एक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या होगा आपके 4/3 πr3,
और इसका दो गोले कैसे आए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़। दो गोले ऐसे आए कि आपके देखिए ये वाले गोले दो कैसे आए, एक तो इसका योगदान हो गया और आधा आधा इन दोनों का हो गया, तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2, कुछ इस प्रकार से। तो ये आ गया आपके 68%। जब आप ऊपर जाएंगे सबसे पहले वाले में, तो इसमें क्या हो रहा है आपके देखिए, यहाँ पर आ रहा है आपके 4r = आ रहा है √2a। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, फलक पर रखा गया है, फलक पर 4r = √2a। फलक दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो रूम है, रूम के अंदर आप अपनी एक दीवार को इमेजिन कीजिए, दीवार का जो बीचों बीच एक आप गोला रख देंगे इस प्रकार से, बाकी के गोले आपके कोनों पर रखे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से हमने इमेजिन किया। तो ये r, ये 2r, तो कितना हो जाएगा r + 2r 4r। और जो आपका एक फलक होता है, एक फलक की लंबाई रहती है आपके घर में, वो रहती है आपके √2 = 4r। तो r आ जाएगा आपके, तो मतलब कि जो r आ रहा है वो आ रहा है a/√2/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r का मान आ जाता है आपके दोस्तों, r का मान आ जाता है a/2√2। ये रहा। हम जानते हैं कि सीसीबी संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोष्ठिका 4 गोले हैं। तो एकक कोष्ठिका में सीसीबी में 4 गोले कैसे रहते हैं, देखिए 6 फलकों पर कितना रहते हैं, उनका योगदान रहता है 1/2, और आपके क्या रहता है, और 1/8 इंटू 8 कोनों पर रहते हैं, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो टोटल 4 गोले। तो 4 × 4/3 πr³ इंटू 100 बटे एक गोले का आयतन कितना रहता है आपके 4/3 πr³। जब आप इसने भाग देंगे, यानी कि एकक कोष्ठिका में गोल चारों गोलार्धायत आयतन इंटू 100 बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 74%। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%। दोस्तों आप इसको एक बार खुद अपने रजिस्टर में करके देखेंगे, अपनी कॉपी में करके देखेंगे, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। आपको बोला गया सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, ये एकदम सिंपल है। सरल घनीय जालक में क्या होता है, केवल उसके जो कोने रहते हैं उन्हीं पर पाया जाता है। एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो ये ऐसे रहता है कुछ इस प्रकार से, एक घन रहता है, उसके जो कोने रहेंगे ना, कोने केवल उनमें ही पाए जाते हैं ये। तो देखिए ये कोने ये रहे। तो आपको बोला गया चूंकि एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, आपके आयतन निकालेंगे वो आ जाएगा आपके a³। चूंकि सरल घनीय कोष्ठिका में केवल एक परमाणु होता है, अतः अद्याशिद्धिक स्थान का आयतन आ जाएगा आपके 4/3 πr³। तो एक परमाणु का आयतन बटे एकक घनीय कोष्ठिका का आयतन देखिए 4/3 πr³/8r³ इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मान आता है 5/6 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 52.33%। ये रहा, 52.4 बोल देते हैं इसको। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीसीपी और एससीपी संरचनाओं में अधिकतम संकुलन क्षमता और वो कितनी रहती है आपके 74%। आपको बोला गया है कि एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणना है। विमा यानी कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा या फिर घनत्व कुछ भी। एक एकक कोष्ठिका की विमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना करना संभव है। आयतन क्या होता है आपके, आयतन जानते हैं आप सभी लोग, 4/3 πr³ उसका रहता है। धातु का घनत्व ज्ञात होने पर हम एकक कोष्ठिका के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आयतन ज्ञात है, घनत्व ज्ञात है, तो आप उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। घनत्व क्या होता है आपके, घनत्व को क्या d = m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये d यानी कि डेंसिटी, मास बटे वॉल्यूम। हम गणना कर सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर हम अवोगाद्रो स्थिरांक का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान आपको प्राप्त है तो अवोगाद्रो स्थिरांक यानी कि नंबर ऑफ ए जिसको आप बोलते हैं, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, उसका मान प्राप्त करने की परिशुद्ध विधि मिल जाती है। माना कि एक्सटर्न विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की जो एकक कोष्ठिका की कुल लंबाई है a, तो उस पदार्थ का घनत्व है d तथा मूलतः द्रव्यमान क्या है आपके m है। तब क्रिस्टल में देखिए एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है a³, भुजा की लंबाई क्या है आपके a है, कोई घन है उसकी भुजा की लंबाई आपके सामने क्या है a, तो उसकी जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका की जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके a³। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान देखिए यहाँ से निकालेंगे आप, द्रव्यमान
m इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन d इंटू बी, इन्होंने यही किया है। देखिए सेम क्या कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या बट एक परमाणु का द्रव्यमान, ये लीजिए m इंटू जेड। तो आपको द्रव्यमान ऑलरेडी m निकालना होता है, m निकालने के लिए क्या करेंगे आप, d इंटू बी, डी है, और आपको बोला गया कि उसके अंदर टोटल z परमाणु है तो उसको z से गुणा कर देंगे। यहाँ z एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है तथा m एक परमाणु का द्रव्यमान है, और एक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू m जो कि मोलर द्रव्यमान है बटे नंबर ऑफ आवोगाद्रो, जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23। अतः एक कोष्टिका का घनत्व निकालेंगे d इक्वल टू एम जेड अपॉन ए क्यूब, एम जेड अपॉन ए क्यूब बटे क्या करेंगे आप, एन ए का भाग दे देंगे, एन ए, और एम जेड ये रहा आपके, एम और जेड कहाँ से लाए हम, यहाँ से, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन ये रहा। दोस्तों इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, देखिए डी इक्वल टू एम जेड अपॉन एन ए क्यूब। तो मैं इसको हिंदी में ऐसे याद कर लेता हूँ कि एम जेड यानी कि मजे ना आएंगे, ना आएंगे, मजे ना आएंगे। घनत्व का जो सूत्र है वो है मजे ना आएंगे। याद रहे कि एक कोष्टिका एवं पदार्थ का घनत्व बराबर होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व अन्य विधियों से भी निकाला जा सकता है। 5 पैरामीटरों डी जेड एम ए तथा एन ए में से कोई भी 4 ज्ञात हो तो पांचवें को ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी 4 ज्ञात हो तो पांचवा निकाल देंगे, सूत्र में मान रख देंगे। सेम इस प्रश्न में किया गया है। देखिए क्या किया गया, अब इसको हम खुद करते हैं। एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित गणीय है, यानी कि अंतः केंद्रित है। आपको बोला गया है BCC, इससे आप Z निकालेंगे, BCC है। कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तो A का मान आ रहा है आपके 288 पिकोमीटर, ठीक है। तथा तत्व का घनत्व दे रखा है आपको 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। डी दे रखा है आपको 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। आपको बोला गया है कि जो द्रव्यमान है वो कितना है, 208 ग्राम। तो आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक कोष्टिका का आयतन निकाल लेंगे आप ए क्यूब से। देखिए ये इन्होंने निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 208 तत्वग्राम का आयतन निकालेंगे, तो आयतन क्या होता है आपके, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो देखिए इन्होंने द्रव्यमान का मान हमको दे रखा है, घनत्व का मान दे ही रखा है, तो आप इसका क्या कर लेंगे, आयतन भी निकाल लेंगे। यहाँ से हमने बी निकाल लिया। आगे बोला है कि इस आयतन में एक कोष्टिकाओं की संख्या निकाल लेंगे। देखिए एक कोष्टिकाओं की संख्या, देखिए आयतन बटे नंबर ऑफ ए अपॉन एक कोष्टिका, तो ये जाएंगी 12.08 गुणा 10⁻23 एक कोष्टिका है। चूंकि प्रत्येक BCC का कोष्टिका में 2 परमाणु होते हैं। अच्छा 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या उससे 2 से गुणा कर देंगे। ये लीजिए ये कुछ इस प्रकार से। तो क्या है, आपको कुछ 4-5 डाटा दे रखे होंगे, उनसे आपको 5वां निकालना है, 4 से 5वां डाटा निकालना है, यही करना है आपको। सेम ये प्रश्न है, बिल्कुल सेम। तो दोस्तों जो अब हमारा जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल होने वाला है। अब कुछ चीज़ें जो आने वाली हैं वो एकदम थ्योरेटिकल हैं, जिसको बोला जाता है आपके ठोसों में अपूर्णताएं, जिसको आप ठोसों में त्रुटि बोलते हैं। तो त्रुटि हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ठोसों में अपूर्णताएं। तो आपको बोला गया है कि यद्यपि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्थाओं में लघु परास के साथ साथ दीर्घ परास क्रम भी होता है, फिर भी क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते। ये बात सही बात है। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। इन लघु क्रिस्टलों में दोष होते हैं। ये तब होता है जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र अथवा साधारण गति से होती है। जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है तब एक क्रिस्टल बनता है, एकल क्रिस्टल बनता है। ये क्रिस्टल भी दोष मुक्त नहीं होते। ये दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्थाओं में अनियमितताएं हैं। क्या है, व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। व्यापक रूप से ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि बिंदु दोष और रेखीय दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा रेख विचलन को रेखीय दोष कहते हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। दोनों को क्रिस्टल कहेंगे। एक होते हैं बिंदु, एक होते हैं रेखीय। चलिए स्टार्ट करते हैं बिंदु दोषों के प्रकार। बिंदु दोषों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्टाइकोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। तो सबसे पहले स्टाइकोमेट्रिक दोष। ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकोमेट्री को विशुद्ध नहीं करते। उन्हें आंतर अथवा ऊष्मागति के दोष भी कहा जाता है। आधारभूत रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो रिक्तिका और अंतराकाशी देखिए कैसे होते हैं। रिक्तिका दोष,
जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्ति का दोष है और ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए ये वाला रिक्त हो गया, ये वाला रिक्त हो गया, तो ये हो गया रिक्ति का दोष। तो ये क्या करेंगे, घनत्व को कम कर देंगे क्योंकि ये भाग गए हैं यहाँ से बिंदु। सेकंड है अंतराकाशी दोष। जब कुछ अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। ये दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ऊपर समझाए गए रिक्तिका और अंतराकाशी दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। ये उन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शॉर्ट की दोषों की तरह दिखाते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब आपको कोई परमाणु बाहर से ठोस में नया आ जाता है, तो देखिए ये नया परमाणु आ गया, तो क्या हो गया, रिक्तिका में नया परमाणु आ गया, अंतराकाश में नया आ गया, इसको बोलेंगे अंतराकाशी दोष। तो पहले क्या हुआ था, घनत्व कम हुआ, अब नया कोई तत्व जुड़ते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। ये दोष पाए जाते हैं आपके अनायनिक ठोसों में, रिक्तिका और अंतराकाशी। तो आयनिक ठोसों में क्या पाए जाएंगे आपके, एक पाए जाएंगे फ्रैंकल दोष और एक पाए जाएंगे शॉर्ट की दोष। दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कि आयनिक ठोसों में निम्न में से कौन से दोष आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, फ्रैंकल और शॉर्ट की, या फिर फ्रैंकल और रिक्तिका, फ्रैंकल और आपके अंतराकाशी। तो आप देख सकते हैं, तो उसमें तो याद रखेंगे आपके फ्रैंकल और शॉर्ट की याद रखेंगे, ये आयनिक में पाए जाते हैं, बाकी के अनायनिक में पाए जाते हैं। ये दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन साधारणतः धनायन, छोटा आयन कौन सा रहता है, धनायन ही रहता है, क्योंकि ऋणायन तो क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए अब ये धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा। छोटा आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है। तो देखिए छोटा जो आयन होगा वही विस्थापित हो पाएगा, बड़ा तो अपने भार के कारण विस्थापित नहीं हो पाएगा। ये वास्तविक स्थान पर रिक्ति का दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। देखिए क्या हो जाएगा, आपके छोटा स्थान क्या हो जाता है, छोटा स्थान अपने स्थान से क्या, जो धनायन है वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। भागने की वजह से देखिए यहाँ से भाग गया और क्या हो जाएगा, दूसरी जगह चला गया, ये यहाँ पर चला गया। आप इस पेन की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये रहा, ये वाला पेन, देखिए ये नीला पेन यूज लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से ये धनायन भागा और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो इसने क्या कर दिया, रिक्ति का दोष उत्पन्न कर दिया। ये हो गया आपके रिक्ति का दोष। और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर अंतराकाश में आ गया, तो यहाँ पर इसने लगा दिया अंतराकाशी दोष। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो धनायन भाग जाता है, तो ये होता है आपके फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इसका विस्थापन हो गया। यहाँ पर ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि देखिए उसमें से उसी में कहीं नहीं गया, बाहर नहीं गया, ठोस में ही रहा है। फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। देखिए आयनों के आकार में बहुत अधिक अंतर होगा, क्योंकि धनायन क्या हो जाता है, जो ऋणायन को क्या मतलब, धनायन और ऋणायन क्या होता है, ये आपके ऋणायन और ये धनायन, तो ये इसको संभाल नहीं पाता, तो क्या हो जाता है, ये कहीं भी भाग जाता है। उदाहरण के लिए ZnS, AgCl, AgBr और AgI में ये जिंक +2 और Ag+ आयनों के लघु आकार के कारण होता है। देखिए जिंक का आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। सिल्वर का आकार भी इनकी अपेक्षा बहुत छोटा होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड की अपेक्षा। इस वजह से क्या होते हैं, ये लोग यहाँ से भाग करके यहाँ पर आ जाते हैं। आप दोस्तों इसमें AgBr को नोट करेंगे, अभी आप इसको बस गोला बना लेते हैं हम, ये काम का है, बहुत काम का है। शॉर्ट के दोष में बोला गया है कि ये आधारभूत रूप से आयनिक दोषों का रिक्ति का दोष है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। क्या हो जाता है, यहाँ से एक धनायन और एक ऋणायन दोनों की दोनों गायब हो जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, आपके यहाँ आना चाहिए था प्लस, और आप इधर देखेंगे ये प्लस, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, एक माइनस, तो एक यहाँ से गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, यानी कि एक धनायन गायब हो गया आपके और एक ऋणायन गायब हो गया, दोनों की दोनों गायब हो गए, तो विद्युत की उदासीनता तो बनी रही। सरल रिक्ति का दोषों की भांति शॉर्ट की दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे परमाणु भाग गए, दोष घट जाएगा, मतलब जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए NaCl में कमरे के तापमान पर लगभग 10⁶ शॉर्ट की प्रति युगल सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में करीब 10⁻22 आयन होते हैं, मतलब 10⁻22 में से आपके 10�6 इतने आयन तो क्या होते हैं, शॉर्ट की दोष होते हैं आपके। देखिए आप शॉर्ट के दोष में क्या हो जाएगा, एक धनायन और एक ऋणायन क्या हो जाएगा, अपनी जगह से भाग जाएंगे, तो क्या बनेगी, उदासीनता बनी रहेगी, NaCl में पाया जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट की दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन लगभग दोनों समान आकार के होते हैं। पहले वाला क्या था, जो आपके फ्रैंकल दोष था, उसमें क्या था, धनायन और ऋणायन में क्या हो, बहुत अधिक अंतर हो, कुछ इस प्रकार से। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये ध्यान देने योग्य है। मैंने कहा था कि आप AgBr में क्या करेंगे, आप गोला करेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ध्यान देने योग्य है कि AgBr में
फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों ही दोस्त दिखाते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके जेईई मेन में आ चुका है, नीट में आ चुका है, जेईई एडवांस्ड में आ चुका है, और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे एग्जाम्स जिनको हम कवर नहीं करते उनमें भी आ चुका है। तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ये याद रखेंगे आप इस लाइन को, और वापस भी आ सकता है ये। सेकंड है अशुद्धता दोष। देखिए यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त तो गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो सोडियम प्लस के कुछ स्थान स्ट्रोंशियम +2 द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr+2 क्या होता है, 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए स्ट्रोंशियम में क्या होते हैं, स्ट्रोंशियम आ जाता है तो क्या कर देता है वो 2 सोडियम प्लस को विस्थापित कर देता है, क्योंकि ये क्या होता है +2 और सोडियम क्या होते हैं +1। तो क्या करेंगे 2 को हटाएगा, जब भी तो मतलब ये आएगा तो ये 2 को हटा देगा। Sr+2 गया तो उसने क्या किया, देखिए यहाँ से 2 Na+ को हटा दिया और एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान क्या हो जाता है, रिक्त रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपके 2 स्थान थे, देखिए आप देखिए Sr+2 ये रहा। पहले यहाँ पर आपके एक सोडियम प्लस था और एक सोडियम प्लस था। जब Sr+2 आया यहाँ पर आ गया वो, तो उसने एक सोडियम को भगा दिया, एक की जगह क्या किया, खुद बैठ गया। एक की जगह पर क्या किया, वो खुद बैठ गया। देखिए ये आकर के ये बैठ गया, और एक जगह क्या रह गई आपकी, खाली रह गई, ये वाली जगह रह गई खाली। जिससे क्या हो जाएगा, रिक्तिका दोष हो जाएगा। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितने Sr+2 आएंगे उतनी रिक्तिका रह जाएंगी। यदि एक और Sr+2 आ जाएगा तो वो एक और एक 2, इन 2 में से यहाँ पर तो वो खुद बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या जाएगी, रिक्तिका रह जाएगी। तो जितने Sr+2 आएंगे उतनी रिक्तिका हो जाएंगी। तो इससे अक्सर कई बार जेईई एडवांस में प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस लाइन को यूज लिया जाता है केवल इसको, कि जितने Sr+2 आएंगे उतनी रिक्तिका हो जाएंगी। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण आ जाएगा कैडमियम क्लोराइड और AgCl का ठोस विलयन। AgCl में क्या है, सिल्वर क्या है +1, लेकिन यहाँ पर कैडमियम क्या है +2। तो जितने कैडमियम आएंगे उतनी रिक्तिकाएं हो जाएंगी, सेम Sr+2 की तरह। तीसरा है आपके नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। देखिए अब तक वर्णित दोष क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थों की स्टाइक्योमेट्री को विशुद्ध नहीं करते। फिर भी अत्यधिक संख्या में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कार्बनिक ठोस क्या है, जिनमें क्रिस्टल की संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात में पाए जाते हैं। दोस्तों ये दोष 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो आपको बोला गया एक तो होता है आपके धातु आधिक्य दोष, एक होता है धातु न्यूनता दोष। तब पढ़ेंगे सबसे पहले धातु आधिक्य दोष। देखिए ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। तो ऋणायनिक रिक्तिका में क्या होता है दोस्तों की जो आपके ऋणायन होता है ना, वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ऋणायन भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके धनायन की आधिक्य हो जाएगा। जब ऋणायन भाग जाएगा, मान लीजिए Na+ और Cl- है, उसमें से क्या करेंगे आप क्लोराइड को भगा देंगे। जब आप क्लोराइड को भगा देंगे तो आप सीधी सी बात है आपके सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे। सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे तो धातु की मात्रा बढ़ जाएगी। धातु की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको हो जाएगा धातु आधिक्य दोष। तो धातु क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। और चूंकि क्लोराइड भग गया है आपके, तो क्या हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा, रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है धातु आधिक्य दोष। समझते हैं इसको। क्षारकीय हैलाइड जैसे कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। सीधी सी बात है, आप इन दोनों को याद कर लेंगे, NaCl और KCl को। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और Cl- आयन क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं। सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl देता है और ऐसा Na+ आयन बनने के लिए Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। इलेक्ट्रॉन भाग गया, देखिए निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्याशित कर लेता है, यानी कि ऋणायन की जगह पर वो आ जाएगा और ऋणायन को भगा देगा। यहाँ पर पहले क्या था, ऋणायन था, उसने भगा दिया उसको, ये यहाँ पर खुद आ गया और ऋणायन को क्या कर दिया इन्होंने, बार भगा दिया, ऋणायन बार भगा दिया। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है। मैंने कहा था कि देखिए अब एक ऋणायन कम हो गया तो एक सोडियम ज़्यादा हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, F केंद्र किसको कहा जाता है, कई बार यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं आपके, कि आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। और F केंद्र क्यों कहते हैं, कि रंग केंद्र के लिए जर्मन शब्द फॉरेव जनरेटर है, उससे ये लिया गया है। ये NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रंग उन क्रिस्टलों के द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजन के परिणाम स्वरूप दिखाता है। इसी प्रकार लिथियम का आधिक्य लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, उसको आप याद करेंगे। और पोटेशियम का आधिक्य KCl के क्रिस्टल को बैंगनी अथवा लाइलैक बनाता है। सेकंड है जो आपके सेकंड हम पढ़ने वाले वो है कि अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति से धातु आधिक्य दोस्त। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो धनायन होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, ऋणायन तो वहीं पर रहेंगे लेकिन धनायन ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके,
धातु अधिक का दोष हो जाएगा। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है, गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है तथा ये पीले रंग का हो जाता है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड आप गर्म करेंगे, जिंक +2, उसमें से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या कर लेगी आपके, तो इससे क्या हो जाएगा आपके ये पीले रंग का हो जाता है। अब क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य होता है तथा इसका सूत्र Zn1+xO बन जाता है। आधिक्य में उपस्थित जिंक +2 आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती स्थानों में चले जाते हैं। ऐसे होता है कि आपके जो जिंक +2 था और ऑक्साइड -2 था। अब क्या हुआ, यहाँ से जो आपके ऑक्सीजन है ना ऑक्साइड, वो ऑक्साइड ऐसे आया, इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इसने ऑक्सीजन बनाई, इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, सॉरी दोस्तों, इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये त्याग कर देगा, त्याग करके ये बना लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बना लेगा और ये क्या कर देगा यहाँ से निकल जाएगा। निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, जिंक ज़्यादा हो जाएंगे। जब जिंक ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धातु ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिंक धातु है तो इसको बोला जाता है धातु आधिक्य दोष। सेकंड है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष क्या होता है, देखिए कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें स्टाइकोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है एवं इनमें स्टाइकोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण आ जाएगा आपके आयरन ऑक्साइड है। ये अधिकतर आयरन का जो सूत्र होता है ना वो FeO हम लिखते हैं, लेकिन ये होता है आपके आयरन होता है आपके 0.95 और ऑक्सीजन होता है आपके 1, यानी कि 95% आयरन रहेगा तो 100% ऑक्सीजन रहेगी, संगठन में पाया जाता है। ये वास्तव में तो क्या होता है आपके 0.95 और ऑक्सीजन कितना होता है 1, तो ये वास्तव में Fe 0.093 से 0.096 की पास में भी हो सकता है, यानी कि जो आपके आयरन रहता है ना वो 93 से 96% के बीच में रहता है। तो आपके आयरन 93 से 96% के बीच में रहता है और आपकी जो ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन क्या होती है आपकी पूरी की पूरी रहती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा 1 मिनट, हमारे कंप्यूटर में लैग आ गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। तो देखिए आपको आगे बोला गया है कि Fe आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल में कुछ Fe+2 धनायन विलुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति आयरन +3 आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है। क्या होता है कि आपके जो आयरन +2 हैं ये तो आपके गायब हो जाएंगे, इनकी जगह पर आ जाएंगे आपके आयरन +3। आते नहीं है दोस्तों, ये होता है कि आपके ऐसे होता है कि आयरन +2 और आयरन +2 ऐसे पाए गए हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से आपके एक आयरन +2 भाग गया तो क्या हुआ, इसमें 2 जो आपके +2 की कमी हो गई, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बड़े समझदार रहते हैं, ये भी अपने आप को +3 में चेंज कर लेगा। मतलब यहाँ से क्या करेगा, ये +2 से क्या हो जाएगा, ये +3 बन जाएगा, ये भी +3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा +3। पहले क्या आता 3 × 2 यानी कि 6 धन आयन थे आपके पास, अभी क्या है आपके 2 ही हैं, लेकिन उनके पास कितना चार्ज है 3, अभी भी 6 ही हैं। तो इस प्रकार से समझदारी वाला काम दिखा करके अपनी जो उसमें क्या हो जाता है धातु न्यूनता दोष आ जाता है। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण। देखिए विद्युतीय गुण क्या होता है, ठोस विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं, जिनके परिमाणों का परास 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक लगभग 27 कोटि ओम फैला होता है। ये चालकता होती है आपके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मात्रक है। फिजिक्स में थोड़ा इसको अलग तरीके से लिखा जाता है। आपको बोला गया है ठोस 3 प्रकार के होते हैं, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। हम सभी लोग जानते हैं चालक, तो आपको जिनकी रेंज याद कर लेनी है। ये ठोस जिनकी चालकता का परस 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो, चालक कहलाते हैं। और धातुओं की चालकता की कोटि 10⁻7 ओम इनवर्स 7 की कोटि की रहती है और ये उत्तम चालक होते हैं। विद्युत रोधी के लिए रहती है 10⁻20 से 10⁻10 के मध्य। अर्धचालकों के लिए रहती है 10⁻6 से 10⁻4 के मध्य। ये हम अक्सर पढ़ते आए हैं चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक। तो इनमें जो इनकी जो परास है, जो रेंज है, आप इसको याद करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बोला गया कि धातुओं में विद्युत चालन। तो धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों की सहायता से। देखिए धातुओं में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के गमन द्वारा होता है। धात्विक चालक पहले संपर्क में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालन और विद्युत अपघट्य पिछले संपर्क में आयनों द्वारा चालन करते हैं। देखिए या तो आपके आयन होंगे या फिर होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, आयन या फिर इलेक्ट्रॉन, उससे आपके धातुओं में चालन होता है। आप इसको याद करेंगे। धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती हैं। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है।
धातु परमाणु के परमाणु कक्ष कौन से आणविक कक्षक बनते हैं? देखिए ये आपने जो आपके केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं उनसे आपके आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी इतनी पास पास होते हैं कि जैसे क्या होते हैं, ये बैंड बना लेते हैं। यदि ये बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापित करता हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है। ये कुछ इस प्रकार से देखिए, या तो आंशिक रूप से भरा हो या फिर इसके साथ क्या हो, अतिव्यापन निकल ले, तो ये हो जाएगा आपके धातु। अचालकों में क्या होता है दोस्तों, जो ऊर्जा का जो गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता, इस गैप को पार नहीं कर पाता, उस वजह से क्या होता है, ये होते हैं कुचालक यानी कि अचालक। और जो आपके अर्धचालक होते हैं उनमें जो बैंड होता है ना, जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। कम रहने की वजह से क्या होता है, नॉर्मली अवस्था में पार नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उसको ऊर्जा दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये रहता है। ये पूरे संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड चालकता बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें उसको नहीं लांघ सकते। और ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है तथा ये एक विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं। सेम प्रोसेस। ये एक बैंड बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसको लांघ नहीं सकता, यहाँ नहीं पहुँच सकता, आप समझ सकते हैं। और अर्धचालकों में क्या होता है, देखिए अर्धचालकों में विद्युत चलन, अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालन बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। ये रहा, देखिए चित्र देख लिया आपने कि आते कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, इन्हें नए अर्धचालकों की चालकता व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। तो क्या होते हैं, एक तो आपके सिलिकॉन होता है और एक आपके जर्मेनियम जी होता है और एक आपके SI होता है। उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। इस विधि को आप अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो नए अर्धचालक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी हो या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों में से उनमें इलेक्ट्रॉन ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि में क्या होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के 14वें वर्ग से संबंधित है, सब लोग जानते हैं। और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणु के साथ 4 संयोजक बंध बनाता है, सीधी बात है। जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे कि फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, जिसमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, को अपमिश्रित किया जाता है, तो क्या होता है समझिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। सिलिकॉन बनाता है 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4। हमने मिला दिया फास्फोरस या फिर आर्सेनिक, इसके पास रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 क्या करेगा, ये 4 तो यहाँ दे देगा, 1 2 3 4, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा आपके खाली हो गया। तो ये सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 6 संयोजक का बंध बनने से होता है। 5 मात्रिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, विस्थानित हो जाता है। और ये विस्थानित इलेक्ट्रॉन अपमिश्रित सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करते हैं। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, तो इलेक्ट्रॉन धनीय अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन को N प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, इसको बोलेंगे आप N प्रकार का अर्धचालक। N यानी कि नेगेटिव, NeGaTiV, तो NeGaTiV ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव से ले लिया आपने N। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। देखिए सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्व जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम के साथ भी अपमिश्रित किया जा सकता है, जिसमें केवल 3 से संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है, परंतु ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाता है। यदि तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा गया हो उसके विपरीत दिशा में चल रहा हो, ऐसा होता है दोस्तों। आपके सिलिकॉन है, फिर से 4 बॉन्ड बनाएगा, आपने मिला दिया उसमें क्या, देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम या फिर गैलियम, इनके पास क्या होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं जिसको ये दे सकते हैं, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको ये त्याग सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, एक मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, लेकिन चौथी जगह खाली रह गई। तो क्या करेगा, वापस से एक और सिलिकॉन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक सिलिकॉन परमाणु यहाँ से, तो यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी। ये प्रोसेस चलती रहती है। आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा P प्रकार का, ये धनात्मक छिद्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से।
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित है और ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहे हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव से इन्होंने यहाँ पर ले लिया आपके पी, तो ये हो जाएंगे आपके पी प्रकार के। आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब 13 और 14 को मिलाया जाएगा, 13 और 14 को मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके एक कमरा है तो 13 वर्ग 13 में क्या आते हैं आपके नाइट्रो, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये क्या है धातु, तो ये हो जाएगा आपके पी प्रकार का। तो आपके 15 और 14 को मिलाया जाएगा, 15 में क्या आता है आपके ये आते हैं, और ये क्या है अधातु, अधातु क्या होते हैं नेगेटिव प्रकार के, दिया जाएगा एन और ये आ जाएंगे पी, याद रख लेंगे शायद आप। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, तो दोस्तों दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को। कहाँ पर काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने के लिए इनको काम में लिया जाता है, और रेडियो में काम में लिया जाता है, ट्रांजिस्टर में लिया जाता है, डायोड बनाने में काम में लिया जाता है। फिर एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान और प्रवर्धन के लिए उपयोग में किया जाता है। सौर सेल जो कि आपके एक फोटो डायोड है जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, उसमें भी काम में लिया जाता है, यानी कि बहुत उपयोग है। आपको बोला है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व हैं, इनकी अभिलाक्षणिक संयोजकता 4 है तथा 4 बंध बन सकते हैं जैसे हीरे में। वर्ग 13 एवं वर्ग 15 अथवा वर्ग 12 और 16 के तत्वों के सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए जाते हैं, जिनकी औसत संयोजकता कितनी होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन के समान। देखिए 13 और 15 कितने हो गए 28, 28/2 कितने हो गए 14, 16 और 12 28, 28/2 14, तो संयोजकता तो 14 ही आ रही है, मतलब 14 आ रहा है औसत। जिनकी संयोजकता जर्मेनियम में सिलिकॉन के समान 4 है, इनमें से वर्ग 13 और 15 के विशिष्ट यौगिक INSB इंडियम और एंटीमनी, एल्यूमिनियम और फॉस्फाइड तथा गैलियम और सेनाइड है। गैलियम और सेनाइड अर्धचालक त्वरित प्रतिसंवेदी होते हैं, इन्होंने अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में क्रांतिकारी हलचल दी है, तो यहाँ से जो उपयोग है ना इंपॉर्टेंट है। ZNS, CDS, CDSE तथा HGT वर्ग 12 से 16 के यौगिकों के उदाहरण हैं। इन यौगिकों में बंध पूर्णतः सहसंयोजक नहीं होते तथा इनके आयनिक गुणों इनमें उपस्थित तो दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करते हैं। मतलब कैसे दिखाएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जानना रोचक होगा कि संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों के वैद्युतीय गुणों में बहुत अधिक अंतर होता है। आपको बोला है TiO, CrO2 तथा ReO3 धातु के समान व्यवहार करते हैं, चालकता में तथा देखने पर ReO3 कॉपर धातु की तरह प्रतीत होता है तथा कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे कि BO2, BO3 तथा TiO3 के धात्विक गुण एवं रोधी गुण ताप पर निर्भर होते हैं। अब आपको आगे पढ़ना है चुंबकीय गुण, तो दोस्तों चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तो ये रही, ये आपके चक्रण की दिशा, तो आप ये इसमें काम आएगी। देखिए चुंबकीय गुण में आप जानते हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, और प्रतिचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व। इसके बाद में ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, तो चलिए इसको और पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, इन गुण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, सीधी बात है। उसका चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार की गतियों से उत्पन्न होती है, उसका नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, देखिए नाभिक के चारों ओर ये गति लगा रहा है, और उसका अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण। दोस्तों सेम पृथ्वी को ले लीजिए, जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके अलावा वो खुद भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है सेम। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, हमारी पृथ्वी में भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है, इसे मापे जाने वाली इकाई को बोर मैग्नेट्रॉन क्या कहा जाता है, μb, बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, और ये 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, आप इसको याद कर लेंगे। पदार्थों को उनके अनुचुंबकीय गुणों के आधार पर 5 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकीय और परिचुंबकीय। तो यहाँ पर इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप याद करेंगे, वो ही आपके पेपर्स में आते हैं, जेई मेंस में, नीट में और जेई एडवांस्ड में। जेई एडवांस 2018 में एक प्रश्न आया था, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आया था। अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की और दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।
आप इनके एग्जाम्पल याद करेंगे, ऑक्सीजन, कॉपर +2, आयरन +3, क्रोमियम +3, ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो अनुचुंबकत्व कैसा होता है आप देखेंगे इस चित्र में, ये रख के आप देखेंगे अनुचुंबकत्व वहां पर नहीं दिया हुआ है, वहां पर केवल लो चुंबकत्व, परिचुंबकत्व ये दिए हुए हैं। प्रतिचुंबकत्व देखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे। ये तो क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो रहे हैं प्रतिकर्षित। H2O, NaCl और C6H6 यानी कि बेंजीन, ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं। इनमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय गुण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, सीधी बात है। आगे आपके लोह चुंबकत्व देखिए, कुछ पदार्थ जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और CrO2। तो दोस्तों जो आपके जेईई एडवांस 2018 है वहां पर प्रश्न आया था कि निम्न में से लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर यह आया था आपके जेईई एडवांस्ड में 2018 में। तो वहां पर एक एग्जाम्पल था आपके CrO2, वो आपके सही उत्तर था। तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल और ये जो आपके क्या CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त तो ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में लो चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें डोमेन कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन में एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है और लो चुंबकत्व पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि बहुत सारे ये डोमेन बना लेता है, ऐसे कि एक अणु के अंदर बहुत सारे डोमेन बन जाते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आप। तो ये चुंबकीय दिशा में, ये दूसरी दिशा में, ये दिशा में, ये दूसरी दिशा में, तो इनकी दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन जब आप इसको चुंबक के पास में लाओगे, यहाँ पर मान लीजिए चुंबक है, तो सब की दिशा इसी तरफ आ जाएगी, सब इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपसे यहाँ पर बोला गया है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर सभी डोमेनों का क्रम बना रहता है और भी लो चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाता है, यानी कि आपने इसमें एक बार चुंबक लगा दी, फिर सारे के सारे डोमेन इधर हो गए, पदार्थ को हटा लो, हटा लेने के बाद में ये क्या बन जाएगा, लो चुंबकीय बन जाएगा। फिर सारे के सारे जो डोमेन है उनकी दिशा कौन सी तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको बोला गया देखिए पहला जो है लोह चुंबकीय, देखिए सारे की सारे डोमेन एक तरफ है, 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 5 6। सेकंड है आपके प्रतिलोह चुंबकत्व। देखिए प्रतिलोह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे कि MnO, आप याद रखेंगे इस एग्जाम्पल को, ये आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में, जेईई मेन में, तो और जेईई एडवांस में तो आ ही चुका है। MnO में डोमेन संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित रहते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय गुण को निरस्त कर देते हैं। देखिए ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये निरस्त, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये निरस्त, ये इस तरफ, ये इस तरफ निरस्त, तो सारा की सारा निरस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या कैसा हो जाएगा, प्रतिलोह चुंबकत्व, क्योंकि ये डोमेन है, डोमेन पूरे के पूरे परमाणु उस तरफ होते तो वो हो जाता प्रतिचुंबकीय। लेकिन जब डोमेन एक राइट दिशा में, एक लेफ्ट दिशा में, एक राइट एक लेफ्ट, तो उसको बोला जाएगा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। पांचवा है आपके परिचुंबकत्व। जब पदार्थों में डोमेनों के चुंबकीय गुणों का संरेखण समानांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, यानी कि एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, फिर दूसरे दो इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो एक बच गया, तब पदार्थ में परिचुंबकत्व देखा जाता है। ये लो चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आपको ये एग्जाम्पल याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, Fe3O4 जिसको आप मैग्नेटाइट बोलते हैं, और फेराइट जैसे कि Mg Fe2O4 तथा Zn Fe2O4 जैसे पदार्थों के उदाहरण है। ये पदार्थ भी गर्म करने पर परिचुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। याद रखिए गर्म करोगे तो क्या करेंगे, अपना चुंबकत्व ये लोग खो देंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, इन दोनों ने तो अपना प्रभाव कैंसिल कर दिया, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो इन दोनों ने अपना प्रभाव कैंसिल कर दिया, लेकिन दो बच रहे हैं यहाँ पर, एक और एक, दो। ये तो चुंबक लगाएंगे, ये चुंबकत्व लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे आप फेरी चुंबकत्व। ये फेरी यहाँ पर दे रखा है, ये फेरी चुंबकीय। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट पूरा की पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, अगली बार से वीडियोज़ को हम छोटा रखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया हमको कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। और आगे हम पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं आपके 11th के और 12th के पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों पूरी की पूरी 11th की केमिस्ट्री यहाँ पर आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, तो कहीं ना जाएं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
पूरे के पूरे आपको समझाया जाएगा। जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यदि आप लोग डिमांड रखते हैं तो हम जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और जो आपके नीट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं पिछले 10 साल के, उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज प्रश्नों को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। और उसके अलावा यदि आप लोग डिमांड रखेंगे कि सर हमको ये वाला कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता दीजिए, कोई सा भी जो टॉपिक आपको दिक्कत आती होगी, तो हम उस टॉपिक को भी यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे 5-5 मिनट की वीडियोज़ में, 10-10 मिनट की वीडियोज़ में, जितने में पॉसिबल हो सकेगा। यदि आपको कोई प्रश्न आता है, कोई आपकी समस्या है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हम नीचे पिन कर रहे हैं। आप उस टेलीग्राम चैनल पर आपका जो प्रश्न आ रहे हैं, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, उसको पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर तैयार रहेंगे, उनकी वीडियोज़ आपको पब्लिश कर दी जाएंगी इसी चैनल पर, या फिर आपको पर्सनली वहाँ पर मैसेज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो हमको कमेंट करके बताएं आप किस प्रकार का जो सुझाव है हमको देना चाहते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।